Hello, my champions. I hope you are enjoying your life. BCOC 132 का आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे दोस्तों। आपकी इग्नू की एक बहुत अच्छी किताब है, व्यावसायिक संगठन और प्रबंधन नाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों दिसंबर 2025 में ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने PYQ का एनालिसिस किया, आपकी किताब भी पढ़ी है, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वही लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी को आदत है 15-20 मिनट तक वीडियो देखने की, प्लीज़ अपना टाइम पास ना करें, वीडियो स्किप कर दें, ठीक है, किसी और जगह पढ़ लें, क्योंकि वीडियो लगभग 1.5 घंटे के आसपास होने वाला है। अगर कोई सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर के और वास्तव में एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहता है, वही वीडियो तक एंड तक देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, परंपरागत वाणिज्य व ई कॉमर्स में तुलना करें, ई कॉमर्स की विशेषताएं और लाभ और हानियाँ लिखें, ठीक है। तो ईयरफोन लगा के रखना, मोबाइल की स्क्रीन है रोटेट कर लेना, फटाफट से रीड करते हैं दोस्तों। ये 100 नंबर का पेपर आएगा और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, राइट। तो अपने को अच्छे नंबर लाने, इसके अंदर 3 घंटा आपको मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए। पहला सवाल दोस्तों, परंपरागत वाणिज्य यानी कि दोस्तों जब छोटे थे ना, तो दोस्तों हम किराना की दुकान पे जाते थे, जनरल स्टोर की दुकान पे जाते थे अंकल के पास में, अंकल से चॉकलेट लेते थे, साबुन और चीनी वगैरह कुछ लेके आते थे घर में। ये परंपरागत वाणिज्य है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है दोस्तों, जैसे कि जोमेटो से, स्विगी से आप कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, वो ई कॉमर्स है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, ये सब क्या है, ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है। ई कॉमर्स की विशेषताएं, लाभ और हानियाँ लिखो। देखो, परंपरागत वाणिज्य लिख दो भाई। मुख्य अंतर में भौतिक उपस्थिति, परंपरागत वाणिज्य के लिए एक भौतिक स्टोर यानी कि फिजिकल एक दुकान की आवश्यकता होती है, जबकि ई कॉमर्स तो ऑनलाइन होता है, पूरा ना पूरा वर्चुअल दुनिया में चलता हो। ग्राहक पहुंच, ई कॉमर्स दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंच सकता है। जैसे कि आप Amazon.com पे देखो, भारत की जो कंपनी है वो Amazon.in है ना, भारत के डोमेन में काम करेगी, जबकि Amazon.com पे जाएंगे तो आप अमेरिका से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, राइट। तो दुनिया भर के ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है ई कॉमर्स, जबकि परंपरागत वाणिज्य है वो आसपास के लोगों को, कस्टमर को ही अट्रैक्ट करता है। लेन देन की प्रकृति के हिसाब से अंतर समझो। परंपरागत वाणिज्य में आमने सामने बातचीत होती है, जबकि ई कॉमर्स में यह अप्रत्यक्ष और डिजिटल होता है। वैसे सब्जेक्ट ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाए तो बेटर, लेकिन अपन देसी भाषा में पढ़ेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भाई, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो लेन देन की प्रकृति, परंपरागत वाणिज्य में आमने सामने बातचीत होती है। जैसे कि आप अंकल से आमने सामने बातचीत करते थे कि मुझे इतना चॉकलेट चाहिए, इतना चीनी वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो आमने सामने बात करते थे। लेकिन ई कॉमर्स में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और डिजिटल होती है। उत्पाद जात, ठीक है। ग्राहक पारंपरिक स्टोर में उत्पाद को छूकर दे सकते हैं, है ना, छूकर देख सकते। किसी दुकान में जाते हैं तो जैसे कि कोई टी शर्ट हमें लेनी है, उसको पहन के भी दे सकते हैं, छू के भी देख सकते हैं, जो कि ई कॉमर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं। ई कॉमर्स में तो सिर्फ फोटो देख सकते हैं, जब वो घर पे आएगा तभी पहन के अपन देखेंगे। सुविधा देख लो भाई, सुविधा, ई कॉमर्स ग्राहकों को कभी भी कहीं से भी खरीदारी की सुविधा देता है, जो पारंपरिक व्यापार में नहीं होती है। चाहे आप जयपुर बैठे हो, भोपाल बैठे हो, देहरादून बैठे हो, कश्मीर बैठे हो, है ना, आपको तो वेबसाइट ओपन करनी है अमेज़न की, फ्लिपकार्ट की, मीशो की, और आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन पारंपरिक व्यापार में ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलती है। तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया दोस्तों, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस था, ठीक है। अब ई कॉमर्स की विशेषता देख लो भाई। विशेषता क्या है भाई, 24 घंटे और 7 दिन के लिए खुला रहता है भाई, 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, स्टोर कभी बंद नहीं होते ई कॉमर्स वाले। अब अमेज़न की वेबसाइट बंद होते देखिए क्या, कभी कभार सर्वर है वो डाउन हो सकता है दोस्तों। ग्राहक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं और इसकी वैश्विक पहुंच है, ग्लोबल रीच है, इसकी भौगोलिक सीमाओं के बिना दुनिया भर के ग्राहकों तक इसकी पहुंच है। कम परिचालन लागत, जैसे कि भौतिक स्टोर में, यानी कि किसी भी ऐसी दुकान में, स्टोर में, जहाँ पे अपने को 3-4, आप जैसे कि आपकी कपड़ों की दुकान है तो 3-4 वहाँ पे बंदे रखोगे आप, उनको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ऐसा ई कॉमर्स में नहीं होता, तो वहाँ पे कम पैसे लगाकर भी इंसान है वो सामान वगैरह बेच सकता है। जैसे कि आप वेबसाइट बनाओ, है ना, वेबसाइट पे आप कुछ प्रोडक्ट डाल दो, जो भी आपको बेचना है ना, चाहे प्लास्टिक के मग हो गए, टी शर्ट हो गए, या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम डाल दो, तो आप अकेले ये सब काम कर सकते हो। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, छोटे स्तर पे अगर कर रहे हो तो। डेटा संग्रह, ग्राहक की पसंद और व्यवहार का मूल्यवान डेटा हमें मिलता है, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका जो एड्रेस है,
और आपकी ईमेल आईडी है, ये सब डेटा है वो ई कॉमर्स कंपनियाँ रखती है। जैसे कि आप लॉगिन करते हो ना। और मापनीयता यानी कि स्केलेबिलिटी क्या होती है, व्यवसाय को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव, ग्राहक को उनकी पसंद के अनुसार ज़्यादा अनुभव दिया जा सकता है। अब जैसे कि भाई फिजिकल स्टोर के अंदर किराना की जो दुकान होती थी वहाँ पे 2 या 3 कंपनी की साबुन रखी रहती थी, लेकिन ऑनलाइन तो दोस्तों भतेरी टाइप की कंपनियों की फेस वॉश, साबुन वगैरह या टी शर्ट्स जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भरमार लगी है भाई। ई कॉमर्स के लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, सुविधा मतलब कहीं से भी अपन खरीदारी कर सकते हैं। विशाल ग्राहक आधार होता है इसका। छोटे व्यवसाय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हथकरघा उद्योग, चटाई, आचार, पापड़, ये सब विदेश भी जाता है, ठीक है। तो कम शुरुआती लागत से ही आप अपने मतलब बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हो ना भाई। भौतिक स्टोर में तो क्या आपको ज़मीन प्लाट लेना पड़ेगा, पहले दुकान या किराए से लेनी पड़ेगी, वहाँ पे फिर फर्नीचर वगैरह लगवाना पड़ेगा भाई, बथेरे टाइप की व्यवस्था करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा ई कॉमर्स में नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स में डेटा संचालित, डेटा ड्राइवन और लक्षित विपणन संभव हो पाता है। टारगेटेड ऑडियंस तक आप अपने जो मार्केटिंग है वो कर सकते हैं भाई, है ना। अब जिसको टी शर्ट्स इस टाइप की पसंद है उन्हीं ऑडियंस को आप टारगेट करके, है ना, आप उन तक सामान पहुंचा सकते हो। बिक्री में वृद्धि, व्यापक पहुंच से राजस्व बढ़ता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा छापा जा सकता है ई कॉमर्स कंपनी को स्टार्ट करके। स्वचालन यानी कि ऑटोमेटेड होती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और प्रबंधन स्वचालित होता है। जैसे कि किसी कस्टमर ने, अब जैसे कि आप ही फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर कर दिया आपने, फिर दोस्तों आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर सेलर के द्वारा वो डिस्पैच किया जाता है, फिर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ऑटोमेटेड होता है ना सब कुछ। और एआई का यूज कर रही है भाई आजकल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है कंपनियां ई कॉमर्स। इसके अलावा भौतिक संपर्क की कमी यानी कि ग्राहक उत्पाद को छू या देख नहीं सकते। हानियाँ क्या भाई, हानियाँ क्या है, देखो क्या है कि कभी कभार है ना आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या फिर बैंक अकाउंट है, इसके जो डेटा होते हैं, ठीक है, ओटीपी, पासवर्ड, ये चोरी हो सकता है। ये ऑनलाइन में दिक्कत आती है भाई, धोखाधड़ी हो सकती है। धोखाधड़ी जैसे कि आपने मंगवाया मोबाइल, आ गया पत्थर उस डब्बे में, हो गया ना धोखाधड़ी। इसके अलावा ग्राहक उत्पाद को छू या देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट या वेबसाइट डाउन होने पर व्यवसाय प्रभावित हो जाता है, आप सामान खरीद नहीं सकते हैं। शिपिंग और लॉजिस्टिक, डिलीवरी, रिटर्न और प्रबंधन जटिल हो सकता है। यानी कि आपने मान लो हेलमेट मंगाया बाइक का, आपके पास में एक बहुत अच्छी सी स्पोर्ट बाइक है, उसका एक हेलमेट मंगवाया। अब हेलमेट का जो शीशा है ना वो टूटा हुआ आ गया, अब उसको रिटर्न आपने कर दिया, लेकिन कंपनी कह रही है कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं रिटर्न और डिलीवरी में। इसके अलावा उच्च प्रतिस्पर्धा, दोस्तों ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़े खिलाड़ी हैं वो मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि जो जियांट कॉम्पिटिटर हैं आपके, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, भाई कहाँ तक कब तक लड़ोगे इनसे। लेकिन दोस्तों अगर हौसला आपके पास में, अगर आपके पास में एक पर्पज है, गोल है, तो दोस्तों compete तो कर सकते हो आप। इसके अलावा ग्राहकों के साथ आमने सामने की बातचीत नहीं होती है। इसके अलावा वेबसाइट रख रखाव व तकनीकी समस्याएं, दोस्तों आपको कुछ कंप्यूटर इंजीनियर भी हायर करने पड़ेंगे वेबसाइट के मेंटेनेंस के लिए, है ना, ताकि कोई डेटा है वो चुरा ना पाए, वेबसाइट डाउन ना हो। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के प्रतिमान विस्थापन का वर्णन करें। दोस्तों अगर ये शब्द आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहे तो आप इंग्लिश में देख लेना भाई। प्रतिमान विस्थापन क्या होता है, पैराडाइम शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि भाई कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले तो कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व में ये मानती थी कंपनी हमें 100 रुपये में 2 या 3 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे या फिर सोसाइटी में लगा देंगे, है ना, ये पहले कंपनियां मानती। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों सरकार ने तो कानून बना रखा है कंपनियों को अपने शुद्ध लाभांश में जितना भी वो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा है वो सोसाइटी के लिए देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के लिए देना पड़ेगा, ठीक है, और अपने कर्मचारियों के लिए बेहतरी के लिए देना पड़ेगा, है ना। ये होता है कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व है। तो CSR भी बोलते हैं इसको, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है कि किसी कंपनी कि केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण और अपने हितधारक क्या होता है, जैसे कि मान लो सुजुकी एक कंपनी है, सुजुकी जानते हो ना, इसकी बाइक और स्पोर्ट्स बाइक और कार आती है इसकी, सुजुकी कंपनी की। तो सुजुकी कंपनी मान लो राजस्थान के अलवर ज़िले में अपना बिजनेस कर रही है, उसका प्लांट लगा हुआ है अलवर में, है ना। तो दोस्तों जिस जगह पे उसका प्लांट लगा हुआ है वहाँ के लोग
वहाँ के कर्मचारी, वहाँ की सरकारें, है ना, गांव वाले और काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या होंगे, हितधारक, स्टेक होल्डर कहते हैं भाई, इनको स्टेक होल्डर कहते हैं। तो कंपनी को अपने सभी हितधारकों का ध्यान रखना पड़ता, समाज का भी ध्यान रखना पड़ता, पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता। तो इन्हीं के प्रति जो जिम्मेदारी है वो कॉरपोरेट जिम्मेदारी या कॉरपोरेट उत्तरदायित्व कहते हैं, जिसमें वह कानूनी दायित्व से आगे बढ़ करके नैतिक और सकारात्मक योगदान भी देती है। भाई अगर किसी कंपनी ने 5,000 करोड़ कमा लिए तो 5,000 करोड़ में अगर वो 100 करोड़ भी डोनेट कर देगी, पेड़ पौधे लगा देगी, गरीबों का भला कर देगी, स्कूल खोल देगी, CSR के तहत, सामाजिक ये कॉरपोरेट उत्तरदायित्व के तहत, तो दोस्तों उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? लेकिन कंपनियां फिर भी टैक्स की चोरी करती हैं, ये कॉरपोरेट उत्तरदायित्व अच्छे से नहीं निभाती हैं। समझ गए? इस तरह से लिख देना भाई। तो कंपनियों को एक अच्छा कॉरपोरेट नागरिक बनाता है, यानी कि दोस्तों अच्छा कॉरपोरेट कब होगा? जब वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। बदलता प्रतिमान, शेयर धारकों के साथ साथ कंपनी के अंदर जितने भी शेयर धारक हैं, जिन्होंने शेयर खरीद रखा, उनके साथ उनका तो भला करती है कंपनी, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी ग्राहक हैं, समुदाय हैं, पर्यावरण है, उनका भी भला कंपनी करती है। CSR अब परोपकार नहीं बल्कि व्यवसाय की रणनीति और संचालन का एक हिस्सा है। यानी कि पहले कंपनियां मानती थी कि ठीक है, गरीबों को दे दिया, समाज के लिए दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन आजकल कंपनियां CSR को, यानी कि अपना जो कॉरपोरेट उत्तरदायित्व, इसको सीरियस लेती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि हमारा जो CSR जितना अच्छा होगा, हमारा जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जितना अच्छा होगा, इससे हमारी जो ब्रांड है उसकी इमेज बढ़ेगी, जो ग्राहक क्लाइंट है हमारे, है ना, वो हमारे प्रति लॉयल हो जाएंगे, वफादार हो जाएंगे और हम मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों तक टिक सकते हैं। कंपनियां अब सिर्फ पैसा खर्च करने की बजाय सामाजिक और पर्यावरण परिणामों जैसे कि सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती है। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है कि इंसान की वर्तमान जो आवश्यकताएं वो भी पूरी हो जाए और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। ठीक है, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस हिसाब से कंपनियां अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, कॉरपोरेट उत्तरदायित्व। इसके अलावा उच्च CSR वाली फर्में वित्तीय रिपोर्टिंग में भी अधिक नैतिक व्यवहार रखती है। जैसे कि दोस्तों जो कंपनी है जो CSR हर साल देती हैं, वो अपना टैक्स भी है सरकार को टाइम पर देती हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और श्रम अधिकारों जैसे मुद्दों के कारण कंपनियों पर सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने का दबाव बढ़ रहा है, जिससे कि वे स्वनियमन और सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन की ओर आगे बढ़ रही हैं। कंपनियों ने अब नियम बना रखे हैं दोस्तों, जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि साइकिल फैक्ट्री है, तो दोस्तों वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, कच्चा माल आएगा, प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पर पॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो कंपनी है वो पर्यावरण का भी ख्याल रख रही है। वो एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, आपके घर में जो अमेज़न से, मैं तो अमेज़न से ही मंगाता हूँ अधिकतर सामान, और वो अब पैकेजिंग इतना शानदार आता है अमेज़न का कि वो या तो जूट से बना हुआ पैकेजिंग उनका रहता है, ठीक है, या फिर कागज़ का बना हुआ पैकेजिंग उनका रहता है। तो ये प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग के माध्यम से कंपनी अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, कॉरपोरेट उत्तरदायित्व है। इसके अलावा जो टाटा ग्रुप था दोस्तों, टाटा ग्रुप ने कितने धर्मशाला, कितने हॉस्पिटल है ना, टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल भी है। तो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए टाटा ग्रुप क्या नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना। रतन टाटा जी को सब लोग जानते ही हैं। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसाय में उभरती विविध प्रवृत्तियाँ कौन सी आज के समय में प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये तीसरा सवाल था, यहाँ पे 4 लिखा हो, तीसरा सवाल है वैसे। व्यवसाय में उभरती विविध प्रवृत्तियाँ कौन सी है आज के समय में प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया है, उदाहरण के साथ समझाइए। दोस्तों कोई कंपनी अगर खोलते हो आप, है ना, जैसे कार बनाने की कंपनी आपने खोलनी, तो दोस्तों वहाँ पर रोबोट लेके आओगे ना, पेंट वेंट करने के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए। ये थोड़ी है कि वहाँ पे 1000 कर्मचारी बंदे रख लोगे, तो उनको पेमेंट कहाँ से दोगे आप। भाई मशीन ना तो थकती है, लगातार काम करती है और एफिशिएंट तरीके से काम करती है, बहाने भी नहीं मारती है मशीन, तो है ना। तो AI का इस्तेमाल करके, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो किस तरह से व्यापार को प्रभावित किया है, तो एमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि दोस्तों मशीनों के अंदर इंसान वाली बुद्धि डाल देना, AI और मशीन लर्निंग डेटा संचालित निर्णय लेने और पूर्वानुमान लगाने और ग्राहक अनुभव को व्यक्तिगत बनाने के लिए यूज की जा रही है आजकल। इसके अलावा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि आप अलेक्सा को कहते हो कि अलेक्सा प्ले ए सॉन्ग, ठीक है, कोई सा भी मतलब ऐसा कुछ कमांड देखते हो किसी भी मशीन को, जैसे कि
अब पंखे ऐसे आ रहे हैं आजकल कि वो एक कमांड से चल जाते हैं, है ना, गाने चल जाते हैं आराम से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको कहते हैं, IoT। स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से डेटा संग्रह और स्वचालित प्रक्रियाओं के लिए IoT का प्रयोग बिजनेस के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ग्राहकों की पसंद क्या है, ग्राहक कौन से मौसम में, कौन से महीने में, कौन से त्यौहार में क्या खरीदते हैं, तो दोस्तों ये जो डेटा होता है, ये डेटा कंपनियों के पास में इकट्ठा होता है और उसी ट्रेंड के हिसाब से कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं। इन्वेंट्री को अनुकूलित करने के लिए, इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक, यानी कि कंपनी अपने पास में कितना जो सामान है वो स्टॉक में रखेगी, वो इन्वेंट्री कहलाती है। तो इन्वेंट्री कैसे डिसाइड होती है, डेटा एनालिसिस करके। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा का प्रबंधन और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अब जैसे कि यूजर्स की प्रोफाइल मेंटेन करना, उनका ईमेल आईडी, उनका बैंक अकाउंट, उनका नाम, है ना, ये सब जो डिटेल्स हैं वो क्लाउड में सेव रखते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव है, ये भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है। इसके अलावा आजकल बिजनेस के अंदर ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बढ़ गया है दोस्तों। ऑनलाइन बिक्री के लिए आप जानते ही हैं, आप इंस्टाग्राम जब भी खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, बतेरी कंपनियां बतेरे टाइप की एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, ठीक है, ये भरे रहते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट को। तो डिजिटल मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट हैं वो भी टारगेटेड ऑडियंस के पास में कंपनियां हैं वो बेच पा रही हैं। इसके अलावा रिमोट वर्क और वर्चुअल कोलैबोरेशन, इसके माध्यम से क्या है दोस्तों, अगर जैसे कि कोरोना के अंदर देखा गया था काफ़ी कर्मचारी मतलब कंपनी वगैरह में जा नहीं पा रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम अलग अलग लोकेशन पे बैठ के भी एम्प्लॉय हैं वो काम कर सकते हैं। जैसे कि जूम एप्लीकेशन है, गूगल मीट है, वहाँ पर भी तो मीटिंग्स वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी AR और वर्चुअल रियलिटी, ये क्या होता है, जैसे कि आपको 3D वाले जो चश्मे याद है ना, जैसे कि आप मूवी वगैरह देखते हो, तो उत्पादों को वर्चुअली आजमाने, यानी कि आभासी रूप में, है ना, आभासी रूप में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेंसकार्ट साइट का नाम आपने सुना होगा, जो ये ग्लासेस वगैरह बेचती है, चश्मे वगैरह बेचती है। तो दोस्तों वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने चेहरे के हिसाब से, साइज के हिसाब से, चेहरे का जो साइज है ना उसके हिसाब से आप एक कोई भी चश्मा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये वर्चुअल रियलिटी है, ये वर्चुअल रियलिटी। ऐसे ही कोई जूते हैं वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन वगैरह। तो ग्राहकों को अनुभव हो दोस्तों, लाइव एक्सपीरियंस हो, इसके लिए AR और VR टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है बिजनेस में। इसके अलावा डिजिटल युग में डेटा की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता है और गिग इकोनॉमी, फ्रीलांस और अस्थायी कार्यबल की बढ़ती निर्भरता, ये बिजनेस में हम देख रहे हैं। गिग इकोनॉमी क्या होती है, देखो आपने कंपनी खोली है ना, तो आप चाहते हो कि मैं परमानेंट बंदे नहीं रखूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे बंदे रख लूँगा जो 5-10 दिन के लिए मेरे लिए काम करेंगे, मैं पैसा दे दूँगा उनको। या फिर मेरे लिहाज से समझो आप, जैसे कि मान लो मैं वीडियो एडिटिंग के लिए आपको हायर कर लूँ, है ना, थंबनेल आप बना देना, वीडियो एडिटिंग कर लेना, तो दोस्तों मैं आपको काम के बदले पेमेंट कर दूँगा। इसको क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी। स्विगी और जोमेटो है और ब्लिंकिट जो 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं, ठीक है, डिलीवर करते किसी सामान को, गिग इकोनॉमी कहलाती है। आगे चलते प्रौद्योगिकी का व्यवसाय पे प्रभाव। पहला है संचार और सहयोग। ईमेल, स्काइप और जूम और स्लैक जैसे उपकरण भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हैं, जिससे टीमें कहीं से भी मिलकर काम कर सकती हैं, उत्पादकता बढ़ाती हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने अभी बताया था भाई, जूम एप्लीकेशन है, गूगल मीट है, इनकी सहायता से कर्मचारी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कोलैब करते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी कोलैब कर सकती है। ईमेल, स्काइप, जूम और स्लैक जैसे जो एप्लीकेशंस हैं, तो भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हैं। कोई जयपुर बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, ठीक है, कोई डबलिन बैठा हुआ है, कोई सूरत बैठा हुआ है, तो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और बिजनेस पे बात करते हैं। इसके अलावा ग्राहक जुड़ाव, कस्टमर इंगेजमेंट, सोशल मीडिया, चैटबॉट और व्यक्तिगत मार्केटिंग के लिए, यानी कि पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के लिए भी व्यवसाय ग्राहकों से वास्तविक समय में जुड़ सकते हैं, जिससे कि संतुष्टि बढ़ती है। जैसे कि अमेजन के सुझाव, अब जैसे कि मान लो आपने कोई भी सामान मंगाया अमेज़न पे, फिर कुछ दिनों बाद में दोस्तों अमेज़न की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, अमेज़न के जो सुझाव होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दोस्तों कस्टमर से जुड़ जाती है कोई भी कंपनी। आजकल देख रहे हैं ई कॉमर्स और वैश्विक पहुंच। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न व्यवसायों को दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करते हैं, जिससे बाजार का विस्तार होता है। इसके अलावा स्वचालन और दक्षता, ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी।
एआई संचालित सिस्टम और रोबोट उत्पादन और ग्राहक सेवा को स्वचालित ऑटोमेटेड करते हैं, यानी कि इंसानों की अब बिजनेस में बहुत कम आवश्यकता पड़ रही है ना। सारा काम तो एआई वाले रोबोट कर रहे हैं, जिससे लागत कम होती है, पैसा कम देना पड़ता है। अब जैसे कोई कारखाना, जैसे होंडा कारखाना था 20 साल पहले, मान लो उसके अंदर 5,000 कर्मचारी काम करते थे, आज 100 ही कर्मचारी काम कर, क्योंकि सारे काम तो फिर रोबोट कर रहे हैं। इसके अलावा डेटा ड्राइवन, डेटा द्वारा संचालित निर्णय, डेटा एनालिटिक्स कंपनियों को बाजार के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और बेहतर रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे कि खुदरा विक्रेता अपने स्टॉक का प्रबंधन करते हैं। तो मैंने बताया था ना भाई, कस्टमर है जो क्लाइंट है वो कौन से महीने में कौन से त्यौहार में क्या खरीदारी करता है, क्या उसकी पसंद है ना। तो इंडिविजुअल क्या करे, अब जैसे कि मान लो आप फ्लिपकार्ट का आपका अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है, तो मेरे को दूसरी चीज़ें दिखाएगा मैं जो पसंद करता हूँ। आप जो चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं उसके अनुसार आपको वो दिखाएगा। तो ये व्यक्ति का अनुभव के माध्यम से, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से ग्राहक ने पिछली बार क्या खरीदा था, ग्राहक क्या क्या देखता रहता है ऑनलाइन, तो सब सिस्टम ऐसे सेट किया जाता है। आप देखते हो ना, जैसे कि यूट्यूब पर आपने मान लो कोई मोबाइल देखा किसी भी कंपनी का, ओप्पो या वीवो का या फिर मोटरोला का, तो दोस्तों इंस्टा खोलोगे तब भी वहाँ पे वही ऐड चल रहे हैं, है ना। स्नैपचैट खोलोगे तब भी वहाँ पे वही ऐड चल रहा है, गूगल खोलोगे तब भी वहाँ पे ऐड चल रहा है। तो ये क्या है, मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन ने सीख लिया भाई, मशीन ने सीख लिया कि आपका जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो, तो आपके अनुभव के हिसाब से आपको चीज़ें दिखाई जाती है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन लेन देन बढ़ने से साइबर सुरक्षा जरूरी हो गई, जैसे बैंकों द्वारा मजबूत फायरवॉल और इनक्रिप्शन का यूज किया गया। दोस्तों जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर है, वैसे तो 12 या 14 नंबर का होता है, ठीक है, तो वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी उसको ब्रेक नहीं कर सकती है, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, प्रो लेवल का सवाल है भाई, प्रो लेवल का। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी में परिवर्तन, काम की प्रकृति और जनसंख्या रुझान आज मानव संसाधन प्रबंधन के काम करने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। पर्याप्त उदाहरण देते हुए इस कथन की चर्चा करें। PYQ का सवाल उठाया मैंने, ठीक है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि UPSC का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब कॉलेज के पेपर देखो कितने टफ आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 से समझ सकते हो कितने इसमें डायमेंशंस हैं। वैश्वीकरण है, टेक्नोलॉजी है, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी है, काम की प्रवृत्ति है, नेचर ऑफ वर्क है ना, जनसंख्या रुझान है। तो ये किस तरह से मानव संसाधन प्रबंधन के काम करने को तरीके को प्रभावित कर रहा है, और वो भी एग्जाम्पल देके आपको इसका चर्चा करना है, कितने काम हो गए। तो इसको तो कोई भी बंदा छोड़ देगा, लेकिन अपन छोड़ेंगे नहीं, इसको भी अपन याद करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। एक बात तो तय है भाई, किसने अगर वीडियो पूरा देख लिया ना तो उसके पास में भर भर के कंटेंट है, वो हो जाएगा लिखने के लिए, खाली तो नहीं बैठेगा एटलीस्ट, है ना। तो आपका दिमाग वो पूरी तरह से खुल जाएगा। अब जैसे कि वैश्वीकरण क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाता है, जिसके अंदर पूंजी, श्रम, है ना, ज्ञान, तकनीक, इनका आदान प्रदान होता है। तो आज के टाइम पे दोस्तों HR अब केवल स्थानीय नहीं है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है वो स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिभा प्रबंधन करता है, जिससे कि सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न श्रम कानून और वैश्विक पैरोल को समझना जरूरी हो गया है। अब जैसे कि गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी में कौन काम करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है ना। तो दुनिया भर के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए जाता है गूगल। और जैसे कि अफ्रीका में कॉलेज हैं, अमेरिका के कॉलेज है, इंग्लैंड के, है ना, ऐसे ही एशिया के, भारत के हैं और अफ्रीका के हैं। तो अलग अलग देशों के अलग अलग संस्कृतियों के, कल्चर के जो बच्चे हैं वो गूगल कंपनी में काम करते हैं। तो इसके माध्यम से दोस्तों कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन, विविधता आती है। इस तरह से लिख देना, वैश्वीकरण के कारण। आगे चलते उदाहरण देखो, एक भारतीय IT कंपनी अब अमेरिका और यूरोप में भी भर्तियां करती है। HR को विभिन्न देशों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग लाभ, पैकेज और अनुपालन करना सुनिश्चित होता है। अब जैसे भारत की भी, जैसे कि TCS कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS कंपनी में विदेशी बच्चे भी तो काम करते हैं, है ना, और उनको वेतन उनके देश के हिसाब से दिया जाता है। फिर प्रौद्योगिकी देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और सॉफ्टवेयर ने HR प्रक्रिया यानी कि मानव संसाधन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर किसी भी कंपनी में वैकेंट जो पोस्ट होती है उनके लिए भर्ती निकाली जाती है ना, और परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। आदि प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित किया जा रहा है AI के माध्यम से, है ना। AI के माध्यम से ही भर्ती की जा रही है ना।
और उनका परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट, यानी कि कर्मचारी बंदे ने काम कितना किया है, कैसा किया है, वो मैनेज किया जा रहा है। उदाहरण देखो, एआई संचालित चैटबॉट, चैटबॉट जानते हो ना, जैसे कि अमेज़न का चैटबॉट है, फ्लिपकार्ट का चैटबॉट है, सभी कंपनी का अपना अपना चैटबॉट होता है जो कि आप कुछ भी पूछते हो तो उस आंसर देता है। एआई संचालित यानी कि एआई के द्वारा ऑपरेशनल चैटबॉट उम्मीदवारों के सवालों का जवाब देते हैं। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रशिक्षण को आसान बनाते हैं। बिग डेटा का उपयोग करके भविष्य की प्रतिभा की जरूरतों का अनुमान लगाया जाता है। जनसांख्यिकी में परिवर्तन, डेमोग्राफिक शिफ्ट, प्रभाव क्या है दोस्तों, कार्यबल में कई पीढ़ियों, अब जैसे कि कार्यबल क्या होता है, वर्कफोर्स जो कंपनी में काम करते हैं उनको कार्यबल कहा जाता है। जैसे जनरेशन जेड, मिलेनियल्स, अब जैसे कि अपन जैन जी नहीं बोलते, जैन जी है ना, जैन जी और मिलेनियल्स के शामिल होने से विविध अपेक्षाएं और कार्यशैली सामने आई है। अब जैन जी क्या चाहते हैं, जैन जी क्या चाहते हैं, वैसे जैन जी होता कौन है, जिसका जन्म 1997 के बाद में हुआ है वो जैन जी कहलाता है। ठीक है, तो जैन जी क्या चाहता है, उसको फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए उसको। वो थोड़ी चाहता है 7 बजे जाऊँ कंपनी में, रात को घर मैं 5 बजे आऊँ, 6 बजे आऊँ, ऐसा थोड़ी चाहता है। वो तो चाहता है कि मैं सप्ताह में 2 या 3 दिन काम करूँ, मेरे हिसाब से काम करूँ और मैं घर पे रह के भी काम कर सकता हूँ। जैन जी के और मिलेनियल्स जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कंपनी में दिखेंगे और अलग अलग इनकी अपेक्षाएं होंगी, काम करने के तरीके अलग होंगे, जिससे कि समावेशिता पर जोर बढ़ा है, यानी कि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। जैन जी के कर्मचारी लचीले काम के घंटे और सामाजिक उद्देश्य वाली कंपनियां चाहते हैं, यानी कि जैन जी जो बच्चे हैं दोस्तों वो लचीले काम के घंटे चाहते हैं, अपने हिसाब से काम के घंटे चाहते हैं। और एचआर को क्या करना पड़ेगा, यानी कि मानव संसाधन विभाग को क्या करना पड़ेगा, उनके जरूरत के हिसाब से नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा काम की प्रकृति में बदलाव, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या होता है, जैसे कि ऑनलाइन आपने अकाउंट बनाया लिंक्डइन पे, ठीक है, वहाँ पे डाल दिया मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे को थंबनेल मेकिंग आता है और मैं वेबसाइट भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, आपने प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, आपको कोई भी अगर काम दे दे, मेरा ये काम कर दो, तुम्हें पेमेंट मिल जाएगा, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। और रिमोट वर्क के बढ़ने से, यानी कि कोई कहीं से भी किसी का काम कर रहा है। एचआर को पारंपरिक कर्मचारी की परिभाषा से आगे बढ़कर अनुबंध कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और अस्थायी प्रतिभा का प्रबंधन करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में दोस्तों जो बंदे वहाँ पर हायर किए जाते हैं वो ऐसा नहीं कि भाई एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो वो लग गई 40-50 साल के लिए। तो कंपनी में जो एचआर विभाग होता है, जो मानव संसाधन विभाग होता है, ठीक है, वो उन्हीं बंदों को लेता है जो कि एक निश्चित काम के लिए निश्चित अवधि तक वहाँ पर रहते हैं। उदाहरण देखो, कंपनियां अब पूर्णकालिक कर्मचारी के बजाय प्रोजेक्ट आधारित फ्रीलांसर को काम पे रखती हैं। एचआर को यह सुनिश्चित करना होता है कि ये सभी लोग कंपनियों की संस्कृति और नियमों का पालन करें। आगे चलते हैं, जनसंख्या रुझान। कई विकासशील देशों में कार्यबल की उम्र बढ़ रही है। एजिंग वर्कफोर्स, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि जापान के लोग। और जैसे कि भारत है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो युवा है, बताना मेरे को कितना परसेंट भारत में जो युवा है, कितना परसेंटेज है। भारत जैसे देशों में काफ़ी ज़्यादा युवा आबादी, यूथ है, इससे प्रतिभा की कमी और कौशल अंतर पैदा होते हैं। अब युवा आबादी तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काम धंधा किसको आता है, बहुत कम को लोगों को आता है, बहुत कम लोग टैलेंटेड है, स्किल्स आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी आना चाहिए, है ना। नौकरी सबकी नहीं लगेगी, 10 लाख फार्म भरे जाते हैं, नौकरी लगती है 700 या 800 की, और बाकी क्या करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ स्किल्स है वो सीखते रहो, है ना। उदाहरण के लिए देखो, जापान जैसे देशों में अनुभवी कर्मचारियों की कमी है, जिससे एचआर को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी पड़ती है या युवा कर्मचारी को विशेष प्रशिक्षण देना पड़ता है। भारत जैसे देशों में बड़ी युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना भी एक चुनौती है। तो कंपनियां पॉपुलेशन कितना है यार, 1.5 अरब के आसपास तो पहुँच गया, और इसमें युवा है वो कितना परसेंटेज है, 65% है ना, 65% है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यवसाय में उत्पाद जीवन चक्र तथा इसके चरण को बताइए। देखो, उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों बाजार में आने से लेकर उसके अंत तक की क्रिया, जिसके मुख्य चरण है, मतलब उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है, प्रोडक्ट बन गया, उसकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट हुआ, वो ग्राहक तक पहुंचा, वो पूरा एक साइकिल होता है। इसके चरण बताइए। यह अवधारणा बताती है कि कोई उत्पाद बाजार में लॉन्च होने के बाद कैसे विकसित होता है और अंततः बाजार से बाहर हो जाता है। यह उत्पाद के पूरे जीवन काल को दर्शाता है, जिससे कंपनियां रणनीतिक निर्णय ले पाती है। अब जैसे एप्पल कंपनी ने टैबलेट निकाला, है ना, आईपैड निकाला, तो आईपैड वो मान लो 2-4 साल तक बढ़िया चला, मार्केट के अंदर काफ़ी लोग आए उसको खरीदे, रिव्यू भी अच्छा आया और कमियां भी पता चली कंपनी को कि मतलब इसमें ये कमी है, आगे से नेक्स्ट टाइम पे अपडेटेड हम टैबलेट या आईपैड लेके आएंगे। तो ये पूरा एक
एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, इसके मुख्य चरण देख लो। विकास, डेवलपमेंट, उत्पाद को बाजार में लाने से पहले का चरण जिसमें अनुसंधान, रिसर्च किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और परीक्षण, टेस्टिंग शामिल होते हैं। इस दौरान कोई बिक्री नहीं होती और लागत अधिक आती है ना। रिसर्च किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कोई गाड़ी बन रही है उसको फिर उसका टेस्ट भी होता है, जैसे कि टकरा जाए तो अंदर जो बैठे हैं उनका कितना नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, पैसा भी लगता है। परिचय, दूसरा चरण होता है इंट्रोडक्शन। उत्पाद पहली बार बाजार में आता है, बिक्री कम होती है और मार्केटिंग लागत बहुत ज़्यादा होती है। एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है कंपनी को ताकि लोगों को उत्पाद के बारे में जागरूक किया जा सके। लाभ अक्सर कम या न के बराबर होता है दूसरे चरण में, परिचय वाले चरण में। आगे है वृद्धि, भाई उत्पाद को स्वीकार किया जाने लगता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं, जिससे बिक्री तेज हो जाती है, सेल्स बढ़ जाती है प्रोडक्ट की और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। कंपनियां विस्तार और प्रचार पर ध्यान अपना केंद्रित करती हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी, बिक्री अपने चरम पे पहुंच जाती है, जैसे कि आईफोन है दोस्तों, है ना। लोग कतारों में खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और स्थिर हो जाती है। बाजार संतृप्त हो जाता है, यानी कि मार्केट है उसके अंदर मतलब इतना संख्या में प्रोडक्ट आ जाता है कि किसी को भी अगर चाहिए तो वो प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है, अनेक कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने लगती हैं उसी सेम रेंज के, जैसे कि मोबाइल लॉन्च होते हैं ना 20,000 के, 30,000 के। कंपनियां मूल्य निर्धारण और विभेदीकरण पर भी ध्यान देती है कि ग्राहकों के अनुरूप, मतलब ग्राहकों की कितनी परचेजिंग कैपेसिटी है, कितना रुपये में ये सामान ले सकते हैं। इस तरह से वृद्धि में ये सब देखा जाता है। पतन, बिक्री और लाभ घटने लगते हैं क्योंकि उपभोक्ता की रुचि कम हो जाती है या नए उत्पाद बाजार में आ जाते हैं। कंपनियां उत्पाद को बंद करने या उसे बनाए रखने जैसे कि विशेष बाजारों के लिए निर्णय लेती हैं। व्यवसाय के लिए क्या महत्व है? रणनीतिक योजना, प्रत्येक चरण के लिए एक सही मार्केटिंग करना और मूल्य निर्धारण रणनीति तय करने में मदद करता है। यह समझने में मदद करता है कब निवेश करना है कंपनी को और कब लागत कम करनी है। इसके अलावा नवाचार, यानी कि नए नए जो इनिशिएटिव हैं और इनोवेशंस हैं, जैसे कि नए उत्पादों को विकसित करने और पुरानों को बदलने का समय निर्धारित करने में सहायक होता है। अब मोटरोला कंपनी ने कोई मोबाइल निकाल दिया, जैसे कि मोटो एज 50 प्रो निकाल दिया, अब 1 साल तक खूब चल गए हो, फिर उसकी सेल्स हो गई कम, क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि ओप्पो है, वीवो है, इन्होंने भी अपने मोबाइल लॉन्च कर दिए, वन प्लस ने भी लॉन्च कर दिया उसी सेम रेंज के मोबाइल। तो भाई उसको मोटरोला के फ़ोन को कौन खरीदेगा? तो कितना मार्केट में पीस लॉन्च करेगा, कितने क्वांटिटी में वो लॉन्च करेगा, ठीक है, और उसका प्राइस कितना रखेगा, वो सब ये एक कंपनी जान पाती है। किसके माध्यम से? उत्पाद जीवन चक्र के ये महत्व हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विपणन का अर्थ बताकर विभिन्न विपणन अवधारणा को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। देखो विपणन यानी कि मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है दोस्तों ग्राहकों की ज़रूरतों और इच्छाओं को पहचानना, उनका पूर्वानुमान लगाना, यानी कि ग्राहकों कैसा मोबाइल, कैसा टेलीविज़न या कैसे जूते, टी शर्ट्स पसंद आ रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपने जितने प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं उनका डेवलपमेंट करना, प्रचार करना, वितरण करना, जिससे कंपनी और ग्राहक दोनों को लाभ हो। इसके अलावा उत्पादन अवधारणा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, विपणन अवधारणा को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। अब देखो उत्पाद अवधारणा क्या है? उत्पादन अवधारणा है ना। अवधारणा के अपन टाइप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अब देखो ये सवाल है ना, ये PYQ में से लिया गया है, PYQ से में उठाया। तो विपणन मार्केटिंग का मतलब बता दिया आप। अब विपणन कितने प्रकार का हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका टाइप, पहला है उत्पादन अवधारणा, कंपनी क्या बनाती है उस पर ध्यान केंद्रित करना और कम लागत पर बड़े पैमाने का उत्पादन करके उसे बेच देना। यह मानते हो कि ग्राहक सस्ती और सुलभ चीज़ें खरीदेंगे। शुरुआती दिनों में जब कारें बहुत कम थी, फोर्ड ने केवल एक मॉडल टी बनाकर और उत्पादन प्रक्रिया कुशल बनाकर हर किसी के लिए कार उपलब्ध कराने का ध्यान दिया था। तो उत्पादन अवधारणा क्या कहती है कि कंपनी क्या बनाती है उसी पे वो ध्यान देती है और कम लागत पर बड़े पैमाने का उत्पादन करके उसे बेचती है। उत्पादन अवधारणा में इस तरह से लिखना ताकि सभी लोगों तक वह प्रोडक्ट पहुँच पाए कम कीमत पर। उत्पाद अवधारणा क्या? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इस बात पर यह ध्यान केंद्रित करता है कि ग्राहक बेहतर गुणवत्ता, बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को पसंद करता है। इसलिए कंपनी को लगातार अपने उत्पादों की गुणवत्ता और विशेषताओं पर सुधार करना चाहिए। जैसे कि एक कंपनी जो हमेशा अपने लैपटॉप में तेज प्रोसेसर, जैसे कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोसेसर आ रहे हैं ना इंटेल के, इन सब के, और बेहतर स्क्रीन जैसी नई तकनीकें जोड़कर उन्हें बेहतर बनाती है, क्योंकि ग्राहक नवीनतम, हम लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन, जैसे कि हम पूछते हैं ना कि भाई इस मोबाइल के अंदर कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन है या इसमें कौन सा चिपसेट लगा हुआ है ना, स्नैपड्रैगन है या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर है, क्योंकि हम गेम तो खेलते ही हैं,
मोबाइल और लैपटॉप में, गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, है ना, और हम OTT प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स। अब इसके लिए तो बढ़िया मशीन चाहिए ना। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, अच्छा और तेज़ प्रोसेसर वाला लैपटॉप, मोबाइल वगैरह चाहिए, ताकि ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सके, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं। ये उत्पाद अवधारणा में आप लिख सकते हैं। अवधारणा के टाइप है दोस्तों ये, है ना, विपणन के अवधारणाओं के टाइप है, विपणन के अवधारणाओं के टाइप है। आगे है विक्रय अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ग्राहकों को आकर्षित करने और उत्पाद बेचने के लिए आक्रामक प्रचार, बहुत तगड़े तरीके से पैसे लगाती है कंपनियां दोस्तों। और बिक्री तकनीकों का उपयोग करना, ग्राहक संतुष्टि पे कम ध्यान देना। कंपनियां ग्राहकों की संतुष्टि पे तो ध्यान देती नहीं है, प्रोडक्ट को लॉन्च करती रहती है, मार्केटिंग करती रहती है, जहां देखो वहीं पे उस कंपनी का प्रोडक्ट दिखता है। उदाहरण के लिए बीमा पॉलिसियाँ, अचल संपत्तियाँ बेचना, अचल संपत्तियाँ जैसे कि दोस्तों घर बेचना, है ना, जहां सेल्स पर्सन ग्राहक को खरीदने के लिए मना करने पर अधिक ध्यान देते हैं, भले ही ग्राहक की वास्तविक ज़रूरतें पूरी ना हो। यानी कि ग्राहक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता सेलिंग कॉन्सेप्ट में, और जो सेलर होता हर कीमत पे बेचना चाहता है अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को। आगे है सामाजिक विपणन अवधारणा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या भाई, कंपनी के लाभ, ग्राहकों की संतुष्टि और समाज के दीर्घकालिक हित जैसे कि पर्यावरण कल्याण के बीच संतुलन बनाना होता है। जैसे कि एक फूड कंपनी जो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाती है, जैसे कि उसके अंदर कंपनी सोचती है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी खाने का जिससे कि ग्राहक को सेटिस्फेक्शन भी हो और ग्राहक को हेल्थ का बेनिफिट भी हो, लेकिन पैकेजिंग को बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण के अनुकूल भी बनाती है, जिससे कि समाज का भला भी हो। तो ऐसा जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं सामाजिक विपणन अवधारणा। भाई 20 नंबर का सवाल आया था ये। आगे है संबंध विपणन अवधारणा, रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है, ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए उनके साथ में रिश्ते बनाना, भरोसेमंद यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना, और पारंपरिक रूप से फायदेमंद संबंध बनाना, न कि केवल एक बार की बिक्री पर ध्यान देना। अब काफ़ी कंपनियां तो दोस्तों एक बार बेच दिया सामान फिर पूछती नहीं है ग्राहक को, लेकिन कुछ कंपनियां बार बार पूछती रहती है, मैसेज करती रहती है व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे नॉर्मल SMS, ठीक है। तो इसकी सहायता से कंपनियां रिलेशंस बनाती हैं और ग्राहक फिर वापस से अट्रैक्ट होकर सामान खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक उद्यम का अर्थ बताकर इसके प्रकार बताइए। दोस्तों पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है, सार्वजनिक उद्यम वह व्यावसायिक संगठन जिसका स्वामित्व है या उसका ऑनरशिप, उसका मैनेजमेंट और नियंत्रण सरकार के पास में होता है ना। ऐसे जो बिजनेस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्वामित्व या जिसका ऑनरशिप, जिसका मैनेजमेंट और जिसका कंट्रोल या नियंत्रण सरकार के पास में होता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय जन कल्याण के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना और देश के आर्थिक विकास में योगदान देना होता है। जैसे भारतीय रेलवे है, LIC है, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, है ना, बीमा की कंपनी है ना, सरकारी बीमा की कंपनी है जो मतलब दुर्घटना होने पे बीमा देती है, इंश्योरेंस देती है। और सरकारी बिजली के जो कारखाने हैं दोस्तों वो सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। यानी कि इन संगठनों का मकसद दोस्तों पैसा कमाना नहीं होता, ये तो जन कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती है कंपनियाँ। महारत्न कंपनी, भाई इस सार्वजनिक उद्यम के टाइप पढ़ लो। अब महारत्न कंपनी देखो, महारत्न कंपनियां कौन सी होती है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 2010 में एक नई कैटेगरी शुरू की गई थी कंपनियों की, जो सबसे बड़ी और सबसे सक्षम CPSE को दी जाती है। यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया या अपनी कुल संपत्ति का 15% इन्वेस्टमेंट कर दिया बिना किसी सरकारी मंजूरी के, इतना तो उसके पास में निवेश की क्षमता होती है। तो ऐसी कंपनियों को महारत्न कहा जाता है, जो सक्षम होती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और पूरी दुनिया में भी उसकी शाखाएं होती हैं। तो महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, ONGC है भारत में, सेल है, भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और NTPC है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस। समझ गए। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक एंटरप्राइज के टाइप पढ़ रहे हैं। पहला है महारत्न कंपनी, मतलब ये जो कैटेगरी है कंपनियों की 2010 में शुरू की गई थी। और दोस्तों ये सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां होती हैं, जिनका जो विस्तार है वो वैश्विक स्तर पे भी होता है। यानी कि ग्लोबल लेवल पर भी इनका जो प्रेजेंस है वो देखा जा सकता है। दुनिया के अनेक देशों में इनकी ब्रांच खुली होती है। जैसे कि जो ONGC है वो खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज़ में भी अपना प्रोडक्शन कर रही है। ONGC कंपनी क्या है दोस्तों, जो प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण करती है।
समझ गए। आगे है एक और कैटेगरी नवरत्न कंपनी, परिभाषा देख लो 1997 में शुरू की गई थी ये, और ये उनको दी जाती है, उन इंटरप्राइज को दी जाती है जो मतलब आने वाले टाइम पे बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। अब देखो क्राइटेरिया देखो, किन कंपनी को नवरत्न कंपनी कहा जाता है? बिना सरकारी अनुमति के 1000 करोड़ या अपने कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं। भाई महारत्न कंपनियां तो 5000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती थी किसी प्रोजेक्ट में, इतना तो उनके पास पैसा होता है। लेकिन नवरत्न कंपनी 1000 करोड़ तक कर सकती हैं, जैसे कि दोस्तों BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह बनाते हैं, है ना, और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, ये नवरत्न कंपनियां कहलाती हैं क्योंकि ये 1000 करोड़ तक किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है दोस्तों? पिछले 3 वर्षों में मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लगातार प्रॉफिट में रही हैं और इनमें से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक का इसको प्री टैक्स का लाभ हुआ हो, ये कंपनियां मिनी रत्न कंपनियां कहलाती हैं। इनकी निवल संपत्ति यानी कि इनका नेटवर्थ दोस्तों सकारात्मक पॉजिटिव होता है। इन्हें 500 करोड़ तक या अपनी निवल संपत्ति के बराबर, अपने नेटवर्थ के बराबर जो भी कम हो, निवेश करने की स्वतंत्रता है, छूट होती है। ये मिनी रत्न कंपनी आती है, यानी कि सबसे छोटी कंपनी है, इनको सूक्ष्म कंपनी भी कहते हैं। सबसे छोटी कंपनी कौन सी है? मिनी रत्न। सबसे बड़ी कौन सी? महारत्न, जो 5000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जैसे कि ONGC है ना, सेल है, भेल है और NTPC। और नवरत्न कंपनियां जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि BEL है, HAL है, MTNL। और मिनी रत्न कंपनियां जो कि मतलब 500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, कौन सी है? AI, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। ये कंपनियां कौन सी हैं? मिनी रत्न कंपनी। आ रहा समझ में? ऐसे ही दोस्तों ऐसे कुछ मिले जुले सवाल आएंगे, आराम से लिख पाओगे आप एग्जाम के अंदर। किस किस को लग रहा है कि मैं पास हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, कमेंट करना जरूर। और दोस्तों ये मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, राइट, और करना ही यार, वीडियो की रीच इससे बढ़ेगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 9, कौशल विकास से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार के विभिन्न कौशल विकास के पहल बताइए। दोस्तों कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैंने AC सुधारना सीख लिया, ये भी तो स्किल्स है अपने आप में। कितने लोगों को AC या ATM मशीन ठीक करनी आती है? किसी को तो अपने घर के अंदर एक ट्यूबलाइट तक या फिर एक बल्ब तक चेंज नहीं करना आता। ATM मशीन और फिर AC एयर कंडीशन ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों भारत सरकार है और मतलब कुछ कोर्स चलाते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स भी होता है, जैसे कि ITI है। तो ITI में क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट होता है। तो व्यक्तियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए जरूरी ज्ञान, हुनर और योग्यताएं सिखाना, ताकि वे बेहतर आजीविका यानी कि अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सके, पैसे कमा सके, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। और भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी स्कीम योजनाएं हैं जो शुरुआत की गई है? PMKVY। PMKVY क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। यह युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, यानी कि फ्री में और कुछ समय के लिए, मात्र कुछ समय के लिए इनको स्किल सिखाती है। प्रशिक्षण के बाद नगद पुरस्कार और प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जिससे रोजगार क्षमता बढ़ती है। AI रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्स भी शामिल हैं और इसमें महिलाओं, SC ST यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और OBC की भागीदारी बढ़ रही है PMKVY योजना के अंदर। आगे है राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति। इसका लक्ष्य कौशल अंतर को कम करना, उद्योगों की जरूरतों से जोड़ना और उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना। ठीक है, काफ़ी लोग अपना इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं। यह हाशिए पर पड़े समूह और महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हाशिए पर पड़े कौन लोग हैं? जो डिप्राइव्ड पर्सन है, जैसे कि SC ST OBC और दलित वर्ग, ये हाशिए पर पड़े समूह कहलाते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति है, इसमें स्किल सिखाई जाती है, जैसे कि सिलाई का काम सिखा दिया किसी को, है ना, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने सिखा दिए। इसके अलावा कौशल भारत मिशन भी है, 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य कौशल भारत, कुशल भारत बनाना था, जहाँ युवाओं के कौशल को मानकीकृत किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक अनोखी PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जो प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। PPP मॉडल क्या होता है? जिसके अंदर निजी क्षेत्र भी अपना पैसा लगाता है और सरकार भी पैसा लगाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, अभिप्रेरण को परिभाषित करें तथा अभिप्रेरणा के किन्हीं 2 सिद्धांतों को बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये सवाल आ चुका पहले भी।
अभिप्रेरणा इनकी मोटिवेशन दोस्तों, किसी भी संगठन में जो कर्मचारी होते हैं, जो बंदे काम करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉय, उनको किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करती हैं, जिससे वे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करते हैं और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। अब जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करते हो, वहाँ पे काम करने का माहौल अच्छा है, बॉस आपको अच्छे से प्यार से बोलता भी है और आपकी सैलरी टाइम पे बढ़ा भी देता है, आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, तो ये क्या मोटिवेशन तो है ना भाई। तनख्वाह तो आपकी टाइम से बढ़ ही रही है, काम करने का माहौल ठीक है, घर के पास में कंपनी है, यही अभिप्रेरणा होती है। समझ गए? तो वेतन, पुरस्कार, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन या कार्य से मिलने वाला आनंद और संतुष्टि, आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं। कंपनी में जो भी आपको काम दे रखा है ना, आप अपने काम से लगाव रखते हैं और अच्छा प्रोग्रेस फिर मिलता भी है आपको वहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे तो 4-5 सिद्धांत अभिप्रेरणा मोटिवेशन के, 2 सिद्धांत देख लेते हैं बस। हर्ज़बर्ग का प्रेरणा सिद्धांत देख लेते हैं और दूसरा सिद्धांत मैंने लिखा है यहाँ पर, अब्राहम मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। एक एक करके पढ़ाता हूँ मैं। देखो हिंदी में कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो इंग्लिश में पढ़ते हैं लोग ये सब, है ना। हर्ज़बर्ग का प्रेरणा सिद्धांत में क्या बताता है दोस्तों कि कार्य संतुष्टि और असंतुष्टि 2 अलग अलग कारकों से उत्पन्न होती है। एक तो प्रेरक कारक होते हैं, एक स्वच्छता कारक होते हैं। प्रेरक कारक यानी कि संतोषजनक, ये कारक नौकरी की विषय वस्तु से संबंधित होते हैं और इनके मौजूद होने पे एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को संतुष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसकी अनुपस्थिति से जरूरी नहीं है कि भाई असंतुष्टि हो, जैसे कि उपलब्धि, चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करना, मान्यता, उपलब्धियों के लिए सराहना प्राप्त करना। तो दोस्तों जैसे कि कोई चैलेंजिंग टास्क है, बॉस ने कोई चैलेंजिंग टास्क दे दिया, भाई 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट है, इसको करो कंप्लीट, तो आपने अगर पूरा कर दिया तो मोटिवेशन देगा ना आपको। इसके अलावा आपने जो अचीव किया कंपनी में रह करके, उसके लिए तारीफ कर रहे हैं सारे लोग। इसके अलावा रोचक, सार्थक और चुनौतीपूर्ण कार्य भी करते हैं आप, जिम्मेदारी भी संभालते हैं दोस्तों, है ना। अपने काम पर स्वायत्ता, नियंत्रण होना, यानी कि बॉस ने काम तो दे रखा है लेकिन वो काम है दोस्तों वो 10 दिन के बजाय 15 दिन में भी कर सकते हो। अगर ऐसा कोई कंपनी ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे तो मोटिवेशन आता है और उस कंपनी से जुड़े भी रहते हैं आप। इसी को दोस्तों कर्मचारी संलग्नता भी कहते हैं। कर्मचारी संलग्नता यानी कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कि कंपनी में कितने दिनों तक और कैसे वो जुड़ा रहता है, तो ये भी अलग से 10 नंबर का सवाल आ चुका है ना। कंपनी में जुड़े रहना, कंपनी से जुड़े रहना। इसके अलावा विकास और पदोन्नति के अवसर अगर है तो उसको मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा स्वच्छता कारक कौन से होते हैं? ये असंतोषजनक कारक हो सकते हैं। ये कारक नौकरी के संदर्भ या वातावरण से संबंधित होते हैं। यदि वे अपर्याप्त यानी इनफ नहीं है तो असंतोष उत्पन्न करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर किसी कंपनी में निष्पक्ष और स्पष्ट कंपनी नियम नहीं है तो बंदा वहाँ पे क्यों काम करेगा। इसके अलावा सक्षम और सहायक प्रबंधन, उचित वेतन और लाभ नहीं है तो दोस्तों कंपनी वो छोड़ सकता है। सहकर्मियों और पर्यवेक्षकों के साथ अच्छे संबंध उसके नहीं है तो भी कंपनी छोड़ सकता है। और एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण है दोस्तों, ये भी उसको मोटिवेट करता है। और सुरक्षित और आरामदायक वातावरण नहीं मिलेगा तो कंपनी छोड़ देगा, सीधी सी बात है। तो कुछ स्वच्छता कारक होते हैं और प्रेरक कारक होते हैं जो कि मोटिवेट करते मोटिवेट करते एक कर्मचारी को कंपनी से जुड़े रहने के लिए। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत है दोस्तों अब्राहम मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। दोस्तों ये क्या बताता है? मानवीय प्रेरणा 5 आवश्यकताओं के एक पिरामिड के रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि इंसान की जो 5 आवश्यकताएं हैं ना, किसी भी संगठन में 5 आवश्यकताएं वो पूरी करता ही करता है। ठीक है, अब जैसे कि आवश्यकताओं के 5 स्तर देखो, ये मैंने राइट साइड में बना रखा है, इसका पूरा डायग्राम एक पिरामिड है। तो किसी भी कर्मचारी को शारीरिक आवश्यकता हो सकती है जैसे कि हवा, भोजन, पानी, नींद, गर्मी और आश्रय शामिल है। यानी कि सबसे पहले तो अपनी जो फिजिकल नीड्स है ना, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स इसको लिख रखा है भाई, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या क्या आता है? इंसान को मतलब अच्छा वेंटिलेशन, हवा चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहा है, खाना भी चाहिए अच्छा कैंटीन में, पानी चाहिए, नींद चाहिए, गर्मी चाहिए और आश्रय यानी कि रहने के लिए छत चाहिए, एक बढ़िया घर। ये होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो सुरक्षा आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स भी आते हैं। जैसे कि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ध्यान स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों और व्यक्तिगत सुरक्षा पर केंद्रित हो जाता है। यानी कि इंसान सोचता है मैं पैसे कमाऊँ, अब तो मेरे पास में रहने के लिए छत भी है, घर भी है ना, नींद भी मैं ले पा रहा हूँ, अब तो मैं काम करूँगा और काम करके कुछ पैसा बनाऊँगा और संसाधनों को इकट्ठा करूँगा। इसके बाद में बिलोंगिंगनेस यानी कि उसकी नौकरी भी लग गई, फिर वो किसी साथी को, पार्टनर को ढूंढता है कि अब सेटल होने का टाइम आ गया है ना, फैमिली अब बसाते हैं। तो एक चरण कंप्लीट होने के बाद में अब्राहम मास्लो कहता है कि उसको मोटिवेशन मिलता है ताकि वो दूसरे चरण में चला जाता है।
ठीक है। तो प्यार और अपनेपन की ज़रूरतें, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, सुरक्षा के बाद मनुष्य सामाजिक जुड़ाव और आत्मीयता, दोस्ती, परिवार और अपनेपन की भावना की तलाश करता है। और इसके बाद में प्यार और अपनेपन की ज़रूरतें, हाँ ये सेम टू सेम लिख दिया भाई। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आत्मसम्मान, यानी कि दोस्तों इसमें एक कर्मचारी चाहता है कंपनी में उसका आत्मसम्मान करें, है ना, उसका इमेज कोई ख़राब ना करे, उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाए, उपलब्धियां, मान्यता और प्रतिष्ठा की आवश्यकता शामिल होती है। इसके अलावा आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। अब कंपनी में एक ऐसा पीक टाइम आता है जब वो सोचता है कि यार अब तो मेरे को ज्ञान हासिल हो गया सब, अब 1-2 साल और काम करूँगा, रिटायरमेंट के बाद में घर बैठूंगा। तो यह उच्चतम स्तर होता है किसी भी एक कर्मचारी का जो व्यक्ति की पूरी क्षमता तक पहुंचने और व्यक्तिगत क्षमता, रचनात्मकता और आत्मपूर्ति को साकार करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये अब्राहम मास्लो का एक सिद्धांत है ना। अब्राहम मास्लो ने सिद्धांत दिया था कि एक चरण के बाद में दूसरे चरण में जो उपस्थित चीज़ें हैं, जो गोल हैं, उसको मोटिवेट करते किसी भी कर्मचारी को। आगे समझ में, आगे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 11, किसी एक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन तथा विपणन प्रबंधक की भूमिका बताइए। अब देखो जो HRM होता है, HRM, ये सवाल 20 नंबर का भी आ गया है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं और मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों को बताएं, है ना। तो उसके कार्य पूछे चाहे भूमिका पूछे एक ही होगा। मानव संसाधन प्रबंधन जानते हो ना क्या होता है, कि किसी भी कंपनी में दोस्तों अगर कोई खाली पद, वैकेंट सीट्स है, तो उसके लिए भर्ती वैकेंसी निकालती है कंपनी। वैकेंसी निकालने के बाद में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है ना, सिलेक्शन इंटरव्यू वगैरह करके किया जाता है, और फिर उनको कंपनी में ज्वाइनिंग नियुक्ति दे दी जाती है, और नियुक्ति के बाद में प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग भी होता है उनका। तो ये मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है, जहाँ पर एक कंपनी में जो योग्य कैंडिडेट है उनको लाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। समझ गए, ये है मानव संसाधन। इसके बारे में लिख देना अगर 20 नंबर का भी आए तो। और विपणन प्रबंधन क्या होता है, जो मार्केटिंग सेल्स का काम करता है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट का रिसर्च करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन वगैरह करवाना और प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना, ग्राहक तक पहुंचाना, ये विपणन प्रबंधक का काम होता है। तो 2 सवाल लिख दिए मैंने तो एक ही सवाल में। तो HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भूमिका देख लेते हैं। देखो ये मानव संसाधन प्रबंधक लिखा हुआ, ऊपर प्रबंधन नहीं है, प्रबंधक लिखा हुआ, ठीक है। तो प्रतिभा अधिग्रहण, एक कंपनी में HRM क्या काम करता है, जो बंदा HRM होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसका काम क्या होता है, जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ढूंढना। इसके लिए तो दोस्तों कॉलेजों के अंदर जो, जैसे कि इंजीनियरिंग को कॉलेज है, वहाँ पे कंपनियाँ जाती रहती है, तो सही लोगों को ढूंढती है, भर्ती करना और संगठन में लाना, भर्ती और चयन प्रक्रिया कहलाएगी है। इसके अलावा जो मानव संसाधन प्रबंधक है वो ट्रेनिंग देता है, डेवलपमेंट करवाता है कर्मचारियों का कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। इसके अलावा HRM का कार्य ये भी होता है कि वेतन देखना, भत्ते और अन्य लाभों का प्रबंध करना जो कानूनी और प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो बच्चे वहाँ पे आ रहे कंपनी में, दूसरे कंपनी में ना भागे, उनको इतना तो सैलरी पैसा मिले ही मिले। कर्मचारी संबंध, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना, शिकायतों का समाधान करना, औद्योगिक शांति सुनिश्चित करना। आ गया संगठनात्मक संस्कृति, एक सकारात्मक और उत्पादक कार्य स्थल संस्कृति बनाना और उसे बनाए रखना, यानी कि जो वर्क कल्चर होता है, काम करने का जो माहौल है वहाँ पर, उसको मेंटेन करना, ये भी मानव संसाधन प्रबंधक का एक जिम्मेदारी रोल होता है। सॉरी। आगे है कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार करना, कानूनी अनुपालन करना, यानी कि किसी भी देश में रहकर वो कंपनी उस देश के कानूनों को पालन कर रही है या नहीं कर रही, ये भी मानव संसाधन प्रबंधक काम देखता है। आगे है विपणन प्रबंधक, मार्केटिंग मैनेजर। तो विपणन प्रबंधक संगठन के उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने और उनकी मांग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी मुख्य भूमिकाएं देखो, ग्राहक जुड़ाव, नए नए ग्राहकों से जुड़ना, अट्रैक्ट करना, और मौजूदा जो ग्राहक है, मतलब एक बार जिसने सामान खरीद लिया उससे जुड़े रहना, कंपनी को इससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्रांड निर्माण, ब्रांड की इमेज बढ़ाएगा, संगठन की एक सकारात्मक छवि और प्रतिष्ठा बनाना, इसको ब्रांड इक्विटी भी कहते हैं। और बाजार अनुसंधान करना, ग्राहकों की जरूरतों और बाजार के रुझानों को, रुझान क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, जैसे कि मार्केट में अभी कौन से मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं, किस तरह के मोबाइल हैं, कर्व्ड डिस्प्ले वाले या फिर फ्लैट डिस्प्ले वाले चल रहे हैं, तो ये सब काम कौन देखता है, विपणन प्रबंधक, मार्केटिंग मैनेजर के काम यही होते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की वो स्ट्रेटेजी बनाता है। उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार, ये 4 तरह के P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस और प्रमोशन। 4 P के आधार पर वह योजना बनाता है। इसके अलावा बिक्री और राजस्व,
सेल्स एंड रेवेन्यू का काम भी देखता है कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसका सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा छाप पाएँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? समझ में आ रहा तो मेरे को बताना है, फीडबैक देना कैसा लगा वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग, इसमें दोस्तों जैसे कि सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से जो टारगेटेड ऑडियंस है, जहाँ तक कंपनी अपना सामान पहुँचाना चाहती है जिन बंदों तक, तो ये सब काम भी कौन देखता है? एक विपणन प्रबंधक देखता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मूल्य निर्धारण की मूल बातों। बेसिक्स ऑफ प्राइसिंग से क्या मतलब है? किसी उत्पाद या सेवाओं की कीमत निर्धारण हेतु 3 व्यवहारिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, मूल्य निर्धारण का मतलब क्या होता है? बेसिक्स ऑफ प्राइसिंग का मतलब है कि किसी उत्पाद या सेवा के लिए वह मौद्रिक राशि तय करना जो ग्राहक चुकाने को तैयार हो। यानी कि कोई सामान बनाया है कंपनी ने, अब कितने रुपए का बिकेगा, ग्राहक की खरीदने की क्षमता क्या है और उसका सही कीमत क्या है, ये क्या कहलाती है? मूल्य निर्धारण कहलाता है। ठीक है, जिसमें लागत कॉस्ट भी शामिल होती है कंपनी की, और कंपनी कॉम्पिटिटर भी देखती है कि मान लो 20,000 का जो मोबाइल हम बेच रहे हैं, क्या हमारे जो कॉम्पिटिटर इतने का बेच रहे हैं, महंगा सस्ता बेच रहे हैं। ये मूल्य निर्धारण की मूल बातों में शामिल होता है। मांग, ब्रांड और व्यावसायिक लक्ष्यों जैसे कारकों पर विचार किया जाता है ताकि लाभ कमाते हुए ग्राहक को भी सही मूल्य मिल सके। इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब इसके व्यवहारिक दृष्टिकोण देखते हैं अपन, अप्रोच देखते हैं। दृष्टिकोण मतलब अप्रोच या नज़रिया। तो पहला है दोस्तों कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य निर्धारण। इसका मतलब है उत्पाद बनाने या सेवा देने की कुल लागत, जिसमें स्थिर और परिवर्तनशील को भी जोड़ा जाता है, फिर उसमें एक निश्चित लाभ मार्जिन को जोड़कर कीमत तय कर दी जाती है। अब जैसे कि आपने 10 रुपये की साबुन बनाई, इसमें आपने लेबर कॉस्ट जोड़ दिया, रॉ मटेरियल कच्चे माल का दाम जोड़ दिया। आपने सोचा कि यार 20% तो फ़ायदा मैं इस पर कमाऊँगा इस पर, है ना, तो आपने 20% के हिसाब से आपने 12 रुपये में बेच दिया। लाभ क्या भाई? लागत आधारित मूल्य निर्धारण का, जिसमें आप कॉस्ट देखते हो कितना कॉस्ट लगा और आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप किसी भी प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो तय करते हो। इसमें लाभ होता है सरल और सुनिश्चित लाभ मार्जिन होता है। हानि क्या होती है? ग्राहक की मांग क्या है और प्रतिस्पर्धा पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आगे है प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य दृष्टिकोण, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ये क्या है? इसका मतलब इस दृष्टिकोण में कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा निर्धारित कीमतों को आधार बनाती है कि कोई कंपनी 20,000 का मोबाइल बेच रही है तो 20,000 में क्या क्या आ सकता है, उससे बेटर हमें इस मोबाइल के अंदर डाल देना है। वे अपने उत्पाद को समान, थोड़ा सस्ता और थोड़ा महंगा रख सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में खुद को कैसे स्थापित वो करना चाहते हैं। अब यदि उदाहरण देखो, यदि प्रतियोगी जो उसका कॉम्पिटिटर है 100 रुपये में समान वस्तु बेच रहे हैं, सेम मोबाइल बेच रहे हैं, तो कंपनी 95 रुपये में सस्ता बेच सकती है, या 100 रुपये का भी बेच सकती है, 105 रुपये भी तय कर सकती है। लाभ क्या है भाई? प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण यानी कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का लाभ क्या है? बाजार की स्थिति के अनुरूप होता है ये। और हानि क्या है? लाभ मार्जिन कम हो सकता है, या गलत तरीके से लगाने पर ब्रांड की छवि भी खराब हो सकती है। अब कोई एक कंपनी है दोस्तों, 20,000 का मोबाइल 21,000 में बेच रही है, सेम फीचर्स हैं, और वही दूसरी कंपनी वो 20,000 में दे रही है। देखा ना ऐसे कंपनी आपने? तो दोस्तों ग्राहक क्यों जाएगा भाई 21,000 वाली कंपनी के पास? क्योंकि सेम फीचर्स आपको, सेम कैमरा, सेम रैम, सेम डिस्प्ले तो आपको 20,000 में मिल रही है, 21,000, 1,000 रुपये फालतू क्यों? तो इससे क्या, जो ब्रांड की इमेज है वो भी खराब हो सकती है। आगे है मूल्य आधारित निर्धारण, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसका मतलब है कि इसमें कीमत उत्पाद की लागत या प्रतिस्पर्धियों के बजाय ग्राहक द्वारा उत्पाद में देखे गए मूल्य पर आधारित होती है। कंपनियां यह समझने की कोशिश करती है कि ग्राहक उत्पाद की कौन सी विशेषताओं के लिए कितना भुगतान करने के लिए तैयार है। अब जैसे कि जो प्रीमियम ब्रांड के लिए जाना जाता है, एप्पल अपने आईपैड के लिए जाना जाता है ना, और आईफोन के लिए जाना जाता है। अब इस ब्रांड की क्वालिटी, इमेज देखो आप, ब्रांड प्रतिष्ठा, तो ये अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अधिक कीमत वसूलते हैं। जैसे कि आप मान लो टैबलेट ले रहे हो, टैबलेट तो ले लिया आपने, लेकिन उसके साथ में जो पेन लोगे ना, स्टाइलस पेन बोलते हैं, जिससे स्क्रीन पर पेंटिंग वगैरह बनाते लिखते हैं, तो दोस्तों वही 10,000 की पेंसिल आती है। एप्पल पेंसिल 10,000 की आती है ना। अब 10,000 दे भी देते हैं लोग, और वही पेंसिल 500-600 में अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़े फीचर्स कम रहते हैं, काम भले ही वो पूरा कर देती है। तो दोस्तों एक तो ये ब्रांड की इमेज है ना, लोग कितना भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। लाभ क्या है? उच्च लाभ मार्जिन, ग्राहक की ज़रूरतों से जुड़ाव। हानि क्या हो सकती है? ग्राहकों के मूल्य को सही ढंग से समझना मुश्किल हो जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि 1.5 लाख का कोई आईफोन है ना, ग्राहक के पास तो 80,000 रुपये है, लेकिन फिर भी कर्जा लेकर ग्राहक खरीदता ही है 1.5 लाख का, ईएमआई भरता रहता है। फिर आपके दोस्त होंगे ना जो ईएमआई से आईफोन जिन्होंने लिया होगा,
तो क्वेश्चन नंबर 13, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्तमान प्रकृति व विवाद बताएं। दोस्तों एमएनसी जो होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एक ही बात है, जिनका जिनका 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार चलता है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे कि मैकडोनाल्ड्स है ना, KFC है, पिज्जा हट है, और गूगल, सुजुकी, ये सब क्या है, रिलायंस, टाटा, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। तो इनका नेचर बताना अपने को, प्रकृति या विशेषताएं कह सकते हैं। ये कंपनियां एक से अधिक देशों में काम करती हैं। अब दोस्तों टाइम कम है तो आप 1.5 या 2 की स्पीड में देख लेना इस वीडियो को। ये कंपनियां एक से अधिक देशों में काम करती हैं और अपनी विशाल आर्थिक क्षमता के कारण स्थानीय और वैश्विक बाजार पे हावी हो जाती है। अब भाई फेसबुक, गूगल के पास में कितना पैसा है भाई, इनके पास में तो अरबों रुपए हैं। छोटे मोटी कंपनी को तो टिकने नहीं देंगी। समझ में आ गया। तो स्थानीय और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें दबदबा होता है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। ये अत्याधुनिक तकनीक लाती हैं, लेकिन कभी कभी यह तकनीक स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप नहीं होती या स्थानीय कर्मचारी को कौशल हस्तांतरण नहीं होता। यानी कि दोस्तों कंपनी के पास में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसे कि मान लो अमेरिका की कंपनी है, वो भारत में जयपुर में आई। अब जयपुर से कुछ लोग काम करने जाते भी हैं, लेकिन वो काम तो करना तो आता ही नहीं, क्योंकि मशीन तो चलानी उनको आती नहीं है। ठीक है, तो कौशल ट्रेनिंग सिखानी पड़ती है भाई, ट्रेनिंग देनी पड़ती है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, अपने बंदों को। ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऑटो यानी कि ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियों से संबंधित टेक यानी कि टेक्नोलॉजी से बेस्ड, और FMCG क्षेत्रों में काम करती हैं। मेरे को कमेंट करके बताओ FMCG कौन सा क्षेत्र है। और जोखिम कम करने के लिए विभिन्न देशों में काम करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाती है। पोर्टफोलियो क्या होता है, कोई कंपनी किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है, कहाँ पे काम कर रही है, वो उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन ये लेके आती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ये अक्सर विकासशील देशों में निवेश करती हैं। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान, ऐसे देशों में निवेश करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो सस्ता लेबर, चीप लेबर मिलता है, कच्चा माल की कीमत भी कम होती है और संसाधनों की उपलब्धता होती है। आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के से जुड़े विवाद क्या हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज देखते हैं भाई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जुड़े विवाद, तो एक तो स्थानीय उद्योग का दमन हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया इनके पास में करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। अरे विज्ञापन में ही, एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा झोंक देते हैं कि स्थानीय व्यापारी कुछ कर ही नहीं पाता है। तो अपनी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत से ये छोटे स्थानीय व्यवसायों को बंद होने पर मजबूर कर देती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं और पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। इसके अलावा विकासशील देशों में खराब काम करने की स्थिति, कम मजदूरी और बाल श्रम के इन पे आरोप लगते रहते हैं, जिससे आय असमानता होती है। इसके अलावा दोस्तों ये टैक्स चोरी भी करते हैं, टैक्स इवेजन का उपयोग करके करों का भुगतान करने से बचती हैं, जिससे कि मेजबान देशों को राजस्व का नुकसान होता है। मेजबान देश यानी कि होस्ट कंट्री कौन सा होता है, जैसे कि अमेरिका की कंपनी भारत में आई तो भारत हो गया मेजबान देश। तो जितना भी पैसा कमाया है उस अमेरिका की कंपनी ने, भारत में तो निवेश करती नहीं है और टैक्स भी नहीं देती है, पूरा भारत सरकार को टैक्स चोरी करती रहती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक आक्रमण और उपभोक्तावाद, यानी कि आजकल हम चाइनीज़ फूड ज़्यादा खा रहे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड के जो कपड़े हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो बोलने की कोशिश करते हैं, उनके विचार वो भी अपना रहे हैं। तो ये बड़ी कंपनियां अपने विचारधाराओं को, आइडियोलॉजी को थोपती है, क्योंकि आप टीवी जब खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, तो इन कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं, ये पहन लो, ये खा लो, है ना, ऐसे दिख जाओ, ये क्रीम लगा लो। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक आक्रमण है और उपभोक्तावाद है, जिसके कारण से एक देश की घरेलू जो संस्कृति है उसको नुकसान, उसको थ्रेट पहुंच सकता है। आगे है मुनाफे का बहिर्वाह, यानी कि जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना कंपनी किसी भी दूसरे देश में जाकर के, उस प्रॉफिट को अपने देश में वापस ले जाएंगे। कायदा तो ये बनता था कि उस पैसे से यहाँ पर भी कुछ थोड़ा विकास किया जाए, भारत के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए वापस से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगी, वो ऐसा नहीं करेंगी। यही दोस्तों जुड़े विवाद हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े विवाद हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14, किसी संगठन में नियोजन तथा निर्णय लेने का क्या महत्व है। देखो नियोजन क्या होता है, प्लानिंग, है ना, प्लानिंग होता है। तो लक्ष्य निर्धारण, जैसे कि यह स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य प्रणाली बनाने में मदद करता है। प्लानिंग क्या होता है, अब कोई कंपनी में प्लानिंग की जाती है कि भाई 5 साल के अंदर हमें इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में लॉन्च करना है, ये प्रोडक्ट लेके आने, तो लक्ष्य निर्धारण हो सकता है नियोजन से। इसके अलावा भविष्य की अनिश्चितताओं और जोखिमों को कम करता है। फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है, मार्केट डाउन भी जा सकता है, या फिर जो कस्टमर है उनकी आवश्यकताएं बदल सकती हैं। तो नियोजन में ये महत्व है, हम जान सकते हैं भविष्य की जो सुरक्षाएं, असुरक्षाएं हैं, अनसर्टेनिटी और रिस्क को जान सकते हैं। इसके अलावा
आवश्यक संसाधनों जैसे कि कर्मचारी, उपकरण और कच्चा माल के आवंटन में मदद करता है। समन्वय और नियंत्रण कार्यों में समन्वय स्थापित करता है और विचलन होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद करता है। अब प्लानिंग जब भी किसी कंपनी में होता है ना, तो कंपनी कौन कौन से काम कैसे कर रही है उसके अंदर समन्वय स्थापित किया जाता है। अगर कंपनी मान लो उस दिशा में कार्य नहीं कर रही है या मान लो विचलन हो रहा है, तो जिससे कि उनको टारगेट मिलेगा नहीं, तो फिर कंपनी अपने प्लानिंग में सुधार भी कर सकती है। नियोजन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा सभी को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य होता है कंपनी का। एक प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक आधार प्रदान करती है नियोजन। ये किसी भी संगठन में नियोजन का महत्व है, क्योंकि कंपनी को मार्केट के अंदर अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे बढ़ना है, लंबे समय तक भी टिकना है, तो कंपनी प्लानिंग करती है। निर्णय लेने का क्या महत्व है डिसीजन मेकिंग का। उपलब्ध विकल्पों में सबसे अधिक विकल्प का चुनाव करने की प्रक्रिया है। सही निर्णय लेने से प्रबंधक की क्षमता का पता चलता है। कोई भी योजना नीति निर्णय के बिना लागू नहीं हो सकती। यह समस्याओं का समाधान करता है और संगठन को आगे बढ़ाता है। डिसीजन मेकिंग और सही समय पर सही निर्णय संगठन के सफल संचालन की आवश्यक है। यानी कि कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ पर मानव संसाधन प्रबंधक को अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, यानी कि जो वहाँ के बॉस वगैरह हैं, कर्मचारी वगैरह हैं, उनके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों 10-10 नंबर के आ सकते हैं, है ना। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया क्या है भाई? दोनों सेम से दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मेक इन इंडिया इसका मतलब भारत में बनाओ, भारत में बनाओ। तो भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को। मेक इन इंडिया का पर्पज क्या है? विदेशी कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने और उत्पादन करने के लिए आकर्षित करना, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास हो। जैसे कि जापान की कंपनियां, है ना, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं मेक इन इंडिया के तहत। एग्जाम्पल देखो, एप्पल जैसी विदेशी कंपनी का भारत में आईफोन बनाना, ये किसका एग्जाम्पल है? मेक इन इंडिया का, है ना। अपडेटेड कंटेंट, तो भाई कैसा लग रहा है कंटेंट, जरूर लिखना आप। मेड इन इंडिया क्या है दोस्तों? अभी तो पढ़ा था मेक इन इंडिया MEKE, अब पढ़ेंगे MAD। डी का अंतर है भाई, डी का अंतर है। मेड इन इंडिया तो भारत में निर्मित, इसका मतलब भारत में बना हुआ। तो इसका मतलब किसी भी सामान का उत्पादन अगर भारत में हो तो मेड इन इंडिया कहलाएगा। इसका फोकस कहाँ रहता है? घरेलू कंपनी और भारतीय संसाधनों पे जोर रहता है। जैसे कि अमूल जो कंपनी है, अमूल कंपनी अपने खूब सारे प्रोडक्ट है वो निकालती है मेड इन इंडिया, भारत में ही बना प्रोडक्ट। और मेड इन इंडिया का मतलब है, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि भारत के जो व्यापारी है ना, घरेलू देसी व्यापारी, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना। मुख्य अंतर क्या? मेक इन इंडिया एक अभियान या नीति है जो कि विदेशी निवेश को, यानी कि बाहर के बिजनेसमैन में वो भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और भारत में उत्पादन शुरू करवाती है मेक इन इंडिया। इसके अलावा मेड इन इंडिया एक उत्पाद की पहचान है जो बताता है कि वह भारत में बना है, चाहे उसे किसी भी कंपनी ने बनाया, लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट भारत में बना है तो मेड इन इंडिया कहलाएगा। स्टार्टअप इंडिया और एम कॉमर्स क्या होता है दोस्तों, वो पढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया का मतलब है नवाचार को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और भारत को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि भारत में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। भारत सरकार उसको ज़मीन भी है, वो कम कीमतों पे और नियमों की डील भी होगी इसमें। ये उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया का। प्रमुख पहले के देखो, DPIIT मान्यता, स्टार्टअप्स को सरकारी योजना और लाभों के लिए मान्यता देना। DPIIT क्या है भाई? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। तो दोस्तों स्टार्टअप अगर कोई शुरू करता है तो उसको भारत सरकार की तरफ से, यानी कि DPIIT की तरफ से मान्यता इसको मिलती है। इसके अलावा फंड भी मिलता है भारत, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो, ताकि आप निवेश कर सकें। IPR लाभ, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क दाखिल करने में मदद मिलता है और शुल्क में छूट मिलती है। इसके अलावा ये देखो स्टार्टअप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं अपन तो, है ना। इसके अलावा दोस्तों व्यापार करने में आसानी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि आपको बार बार ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक जगह काम हो जाएगा आपका। मेंटरों और निवेशकों से जोड़ने के लिए पोर्टल बनाया गया, जैसे कि मार्ग मेंटरशिप, आपको किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्टअप एक बड़ा एम्पायर बना सकते हैं आप। लाभार्थी निजी लिमिटेड कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म और LLP जो नए उत्पादों और सेवाओं में इनोवेट करते हैं और 10 साल से भी कम पुराने, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है।
तो ये सब आप लिख सकते हो स्टार्टअप इंडिया में। एम कॉमर्स समझते हैं। एम कॉमर्स क्या भाई? एम कॉमर्स इसका मतलब क्या? मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जैसे वायरलेस डिवाइस का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी करना, जैसे कि एप्लीकेशन और मोबाइल वेबसाइट के जरिए। फ़ायदा क्या है? ग्राहकों के लिए आसान पहुंच, जैसे कि दूध, फल, सब्जी आपको मंगाना है। समय और पैसे की बचत होती है और व्यवसाय के लिए व्यापक ग्राहक आधार बनता है। और देखो भारत में फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, अभी स्टार्टअप ऐसे हैं एम कॉमर्स, इनको कहा जा रहा है एम कॉमर्स है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से ही, टैबलेट से लोग ऑर्डर कर देते हैं खाने का, तो एम कॉमर्स कहलाता है। आगे चलते हैं औपचारिक संगठन वो अनौपचारिक संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं इसको, और ये अनौपचारिक इनऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं इसको। औपचारिक संगठन क्या होते हैं? देखो इसकी स्थापना, औपचारिक संगठन की स्थापना के आधार पर अंतर देख लो सबसे पहले तो औपचारिक व अनौपचारिक संगठनों के बीच। तो औपचारिक संगठन क्या होता है? विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बनाए जाते हैं, जिसमें नियम और पद यानी कि हायरार्की तय होते हैं, जैसे कि कंपनी और अस्पताल। ये औपचारिक हो गए। अनौपचारिक क्या हो गए? समान रुचि वाले लोगों के बीच स्वतःस्फूर्त रूप से बनता है अनौपचारिक संगठन, जैसे कि ऑफिस के दोस्तों का एक ग्रुप हो गया, वो अनौपचारिक संगठन कहलाएगा। इसके अलावा उद्देश्य के आधार पर अंतर समझ लो। औपचारिक संगठन का मतलब क्या होता है? जैसे कि लाभ कमाना, सेवा देना, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना। अनौपचारिक क्या होता है? सदस्यों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी करना, जैसे कि दोस्ती, सुरक्षा। अब जैसे कि कंपनी के अंदर दोस्तों ने मिलकर के अपना एक प्राइवेट ग्रुप बना रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो अनौपचारिक संगठन हो गया भाई। वो अनौपचारिक संगठन हो गया जहाँ पर ये हेल्प करते रहते हैं, एक दूसरे की मेंटल सपोर्ट करते रहते हैं, सामाजिक सपोर्ट करते रहते हैं। आगे है संरचना के आधार पर। तो औपचारिक संगठन जो होते हैं वो निश्चित नियम और पदानुक्रम पे काम करते हैं। स्पष्ट भूमिकाएं सभी की होती हैं। बॉस क्या काम करेगा, मैनेजर का क्या काम क्या होगा, और मानव संसाधन प्रबंधक का क्या काम होगा, और स्पष्ट भूमिकाएं सबकी होती हैं। अनौपचारिक संगठन में कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, लचीला होता है, गतिशील होता है। इसके अलावा संचार के स्तर पे अंतर देखो। औपचारिक संगठन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो सकता है, लिखित या आधिकारिक चैनलों के माध्यम से हो सकता है। इसमें ईमेल और मीटिंग वगैरह जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन, वो शामिल होती हैं। अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक माध्यमों के जरिए गपशप या आसानी से बातचीत हो जाती है, जो तेज़ी से फैलता है, यानी कि ऑफिस के अंदर भी जो गपशप चलती रहती है ना, कलीग्स के बीच में, सहकर्मियों के बीच में, वो अनौपचारिक संगठन का हिस्सा होता है। संबंध देख लो, संबंध के आधार पर औपचारिक संगठन पेशेवर होते हैं, कार्य आधारित और अवैयक्तिक होते हैं। अनौपचारिक व्यक्तिगत हो सकते हैं, भावनात्मक और भरोसे पर आधारित होते हैं, जो गहरी दोस्ती में बदल सकते हैं। इसके अलावा उदाहरण देखो, औपचारिक एक विश्वविद्यालय और एक सरकारी विभाग या बैंक। अरे जहाँ पर आप ये समझो कि अगर आपकी नौकरी वहाँ पे लग जाए, आप वहाँ पे अगर काम करने लग जाए, तो आपको तनख्वाह तो मिलेगी, इसके अलावा जो आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, है ना। तो ये संगठन क्या कहलाते हैं? औपचारिक संगठन। जैसे कि किसी बैंक के अंदर नौकरी लग गई, सीजीएल के, एसएससी के अंदर नौकरी लग गई, ये औपचारिक संगठन होते हैं। अनौपचारिक संगठन क्या है कि ऑफिस के दोस्तों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया, तो उसके हिसाब से लिख देना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण देखो अनौपचारिक में, और देख लो, एक ही विभाग के सहकर्मियों का लंच ग्रुप। जैसे कि मान लो आप कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे एक लंच ग्रुप, आप खाना खाते हैं एक साथ, एक ऑफिस में कैंटीन में बनने वाली दोस्ती, या एक खेल क्लब, एक क्रिकेट टीम, जो औपचारिक नियमों के बिना बनता है। आगे चलते इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, ये आ चुका है दोस्तों, सवाल रिपीट हो सकता है। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? ये कंपनी में वास्तविक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, है ना। और एक और बात बता दूं, इक्विटी शेयर में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, और आपको पता है जिन शेयर में बहुत ज़्यादा जोखिम या रिस्क होता है, वो रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, है ना, रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। ये कंपनी में वास्तविक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर जिसके पास भी होता है, वो कंपनी में हिस्सेदारी रखता है, वास्तविक हिस्सेदारी रखता है। इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी के प्रबंधन के प्रमुख फैसलों पर वोट करने का अधिकार भी मिलता है। इन्हें लाभांश कंपनी के मुनाफे के आधार पर मिलता है। कंपनी का जो भी लाभांश होता है वो मुनाफे के आधार पर इनको दिया जाता है, और निश्चित नहीं होता। कंपनी पहले वरीयता शेयर धारकों को भुगतान करती है और बाद में इक्विटी शेयर वालों को। इनमें जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के अनुसार इनका मूल्य बदलता रहता है। वरीयता शेयर देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर, इन्हें लाभांश भुगतान और परिसमापन, लिक्विडेशन के समय पूंजी की वापसी में इक्विटी शेयर धारकों पर प्राथमिकता मिलती है। कुल मिला के क्या है दोस्तों, कंपनी का जो भी फ़ायदा होता है वरीयता शेयर वालों को पहले फ़ायदा दिया जाता है ना, और उसके बाद में इक्विटी शेयर जिन्होंने खरीद रखा है उनको फ़ायदा दिया जाता है।
वरीयता शेयर क्या होते हैं? इन पर एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है और आमतौर पर इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। इक्विटी शेयर की तुलना में जोखिम कम होता है, इसलिए रिटर्न भी कम ही मिलता है। तो इसलिए ये रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में किसी भी हाल में, अपना जो अमाउंट है उसको सेफ रखना चाहते हैं। भले ही वो 1 लाख उन्होंने मार्केट के अंदर डाला, भले ही 2,000 कमा लेंगे साल के, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए दोस्तों वरीयता शेयर, प्रेफरेंस शेयर बेस्ट होता है। इक्विटी शेयर जितने तरल नहीं होते, लेकिन कंपनी इन्हें एक निश्चित अवधि के बाद वापस से खरीद सकती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमित कंपनी और असीमित कंपनी में क्या अंतर है? सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। ये जो इक्विटी शेयर है ना, इसके मुकाबले ये जो वरीयता शेयर है ये इजीली ट्रेडेबल नहीं होते, और ये जो इक्विटी शेयर है ये ट्रेडेबल होते हैं, खरीदा बेचा जल्दी जा सकता है। और जो वरीयता शेयर है इनको खरीदा या बेचा बहुत मुश्किल से जाता है। इस तरह से याद रखना। सीमित कंपनी और असीमित कंपनी क्या? लिमिटेड कंपनी, देखो देनदारी, लायबिलिटी क्या होती है बिजनेस में लायबिलिटी क्या होती है, कौन बताएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कंपनी ने लोन ले लिया, किसी बैंक से लोन ले लिया, या फिर किसी सप्लायर से कोई सामान ले लिया। तीसरा तरह से समझो आप कि कंपनी, मान लो कंपनी ने 100 बंदे रख रखे हैं, 1 महीने का काम करवाएगी, बाद में तनख्वाह देगी। तो दोस्तों चाहे वो लोन ले किसी बैंक से या किसी आपूर्तिकर्ता से कोई सामान ले, तब भी पैसा देना पड़ेगा, और बंदों से काम करवाए तब भी तो उसको पेमेंट के रूप में पैसा देना पड़ेगा। ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, कंपनी की देनदारी होती है। समझ गए हो? तो अब देख लेते भाई फटाफट से सीमित कंपनी क्या होती है। तो शेयरधारकों की देनदारी कंपनी के शेयरों के मूल्य या उनकी गारंटीकृत राशि तक ही सीमित होती है। इसका कानूनी पहचान होता है, यह व्यवसाय से एक अलग कानूनी इकाई होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। इनकी सुरक्षा देखो, मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति कंपनी के कर्जों से सुरक्षित रहती है, यानी कंपनी का कर्जा अलग है और व्यक्तिगत संपत्ति वो अलग रहेगी मालिकों की। ये सीमित कंपनी कहलाती है। असीमित कंपनी क्या होती है? इनकी देनदारियां मालिकों जैसे कि शेयर धारकों और सदस्यों की देनदारी असीमित होती है। वे कंपनी के सभी कर्जों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं, यानी कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है अगर कंपनी का दिवालिया हो गया तो। यह भी एक अलग कानूनी इकाई होती है, लेकिन देनदारी के मामले में साझेदारी जैसा है। उदाहरण के लिए देखो, भारत में एकल स्वामित्व और पारंपरिक साझेदारी असीमित देनदारी की उदाहरण है। हालांकि असीमित कंपनी एक विशिष्ट कानूनी संरचना भी है जहां सदस्य असीमित देयता वहन करते हैं। इसमें जोखिम देखो, असीमित कंपनी में कंपनी के दिवालिया होने पर सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति जोखिम में आ सकती है, उनको ही बेच सकता है बैंक अगर पैसा टाइम पे नहीं दिया तो। देखो एक बढ़िया सवाल आया था, व्यवसाय, पैसा और रोजगार में अंतर। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इनको इंग्लिश में समझो आप, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। देखो ये टेबल के माध्यम से अपन अंतर समझ सकते हैं, किसमें? व्यापार में, पैसा में और रोजगार के अंदर। पहले तो बिजनेस देखो, है ना। देखो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के आधार पर जो बिजनेस हम करते हैं, क्यों करते हैं भाई? पैसा छापना होता है अपने को, प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, इसीलिए तो बिजनेस हमने खड़ा किया है। आगे है पैसा, प्रोफेशन, जैसे कि आपका बैंक में प्रोफेशन है तो दोस्तों आप फीस कमाने यानी कि सेवा के बदले आप कुछ पैसा लेते हो। रोजगार क्या है? वेतन, मजदूरी या कमाना। आगे योग्यता, योग्यता के आधार पर बिजनेस क्या हो सकता है? विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, केवल कौशल जरूरी है। जैसे कि दोस्तों जरूरी नहीं है आपके पास में MBA की डिग्री हो, IIT की डिग्री हो, है ना, या मेडिकल की डिग्री हो, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई स्किल्स नहीं चाहिए। लेकिन पैसा प्रोफेशन में आपको दोस्तों एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास में स्किल्स होना चाहिए। जैसे कि जो CA होते हैं, CA कौन बनता है? CA कौन बनता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, BCom वाले तो बनते हैं भाई, और मेहनत करोगे तो जरूर बन जाओगे, है ना। और डॉक्टर, ये इसमें लिख देना, प्रोफेशन में, पैसा में। और रोजगार क्या हो सकता है? नियोक्ता के अनुसार योग्यता, जैसे कि ग्रेजुएट, इंजीनियर, इनको काम पे रखना, ये रोजगार कहलाएगा। कार्य प्रणाली देखो कैसे फंक्शन करता है बिजनेस, वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करता है, विनिमय और बिक्री, है ना, सेल्स और मार्केटिंग की जाती है व्यापार में। और पैसा में देख लो, प्रोफेशन में व्यक्तिगत विशेषता, जैसे कि कानूनी और सलाह, चिकित्सा सेवा, ये पैसा प्रोफेशन में। जैसे कि डेंटिस्ट के पास में गए, डेंटिस्ट का क्या
प्रोफेशन है आपकी डेंटल हेल्थ ठीक करना। और रोजगार में क्या लिख सकते हो, नियोक्ता के निर्देशानुसार कार्य करना। नियोक्ता कौन होता है, एम्प्लॉयर, जो कि आपको रोजगार दे रहा है, वहाँ पे काम धंधा दे रहा है, तो उसके अनुसार काम करना ही रोजगार में लिख सकते हो। इसके अलावा जोखिम देखो, व्यापार में जोखिम उच्च जोखिम होती है, लाभ हानि हो सकती है। और दोस्तों अब जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, उसके प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क होता है, और रोजगार में तो कुछ भी नहीं होता। जैसे किसी के लिए काम कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या रिस्क है, पैसा मिलेगा ना टाइम पे। इसके अलावा नियंत्रण देखो, बिजनेस में पूर्ण नियंत्रण है ना, आपकी कंपनी है तो कंपनी पर आपका ही तो कंट्रोल होगा। और प्रोफेशन यानी कि पैसा के अंदर कुछ स्वतंत्रता हो सकती है, पर पेशेवर निकाय का नियंत्रण होता है इसमें। और रोजगार में देखो, नियोक्ता के अधीन कानूनों का नियम, ये जो नियम बनाता है एम्प्लॉयर, नौकरी देने वाला, उसको फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण देखो, दुकान, फैक्ट्री, ऑनलाइन स्टोर ये बिजनेस है। और वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये क्या है, ये पैसा है, प्रोफेशन है। और बैंक कर्मचारी, शिक्षक, ऑफिस असिस्टेंट ये सब क्या है, ये रोजगार में आ जाएगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। आगे चलते हैं, इनक्यूबेटर और फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, ये लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल है, 1.5 घंटे होने वाला है। मुझे तो लगातार बोलना पड़ा है क्योंकि दोस्तों आपका पेपर भी है और बीच में ब्रेक नहीं ले सकता। आप तो इसको रुक रुक के देख लेना, या 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हो। इनक्यूबेटर और फ्रेंचाइजिंग क्या होता है दोस्तों, इनक्यूबेटर का मतलब होता है शुरुआती स्टार्टअप। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे तो स्टार्ट करना अपना बिजनेस, तो दोस्तों बिजनेस को पैसा कहाँ से मिलेगा, उसको कैसे मैं डेवलप करूँगा, ये सब क्या कहलाता है, इनक्यूबेटर कहलाता है। इसमें देखो ऑफिस स्पेस, जैसे कि मेंटरशिप आप किससे लोगे, कैसे नेटवर्क बनाओगे, अपना फंड तक कैसे पहुँच आपकी होगी, सरकार से पैसा लोगे, दोस्त से पैसा लोगे, या बैंक से लोन लोगे। और बिजनेस प्लान को परिष्कृत करने में मदद करता है, बिजनेस प्लान है उसको बनाने में इनक्यूबेटर मदद करता है। यह लंबी अवधि तक हो सकता है, जैसे कि 6 महीने 2 साल तक आपको टाइम लग सकता है। आपने ज़मीन ली, दुकान वगैरह बनाए, फैक्ट्री बनाए, कुछ भी बनाया, ठीक है, तो ये इनक्यूबेटर कहलाता है। अक्सर सेवा शुल्क या किराए पर काम करता है, जो कभी कभी इक्विटी के बदले भी सेवा देता है। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, इसका पर्पज होता है एक सफल कंपनी फ्रेंचाइजर को अपने ब्रांड, ट्रेडमार्क और संचालन विधि का उपयोग करने का अधिकार बेचकर विस्तार करने में मदद करता है। प्रक्रिया देखो, फ्रेंचाइजर अपना सफल बिजनेस मॉडल जैसे कि उत्पाद, सेवा, ब्रांड एक समझौते के तहत फ्रेंचाइजी को बेचता है। और इसका क्या होता है, फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर की प्रणाली और ब्रांड के तहत काम करता है और बदले में फीस और रॉयल्टी देता है। लाभ देखो, फ्रेंचाइजी को तुरंत एक स्थापित और विश्वसनीय ब्रांड नाम और कार्य प्रणाली मिलती है, जिससे कि जोखिम कम होता है। ये सब आप फ्रेंचाइजिंग में लिख सकते हो। क्या इसका मकसद क्या होता है, एक सफल कंपनी यानी कि जो फ्रेंचाइजर है को अपने ब्रांड और ट्रेडमार्क और संचालन विधि का उपयोग करने का अधिकार बेचकर विस्तार करने में मदद करता है। यानी कि किसी एक अन्य कंपनी को उसने अपने कुछ राइट्स दे दिए और बदले में वो दूसरी कंपनी है, ये इसके विस्तार में मदद करती है, इसको कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। बदले में वो पैसा ले सकती है ना, उसके प्रोडक्ट को विस्तार करने के लिए, कंपनी की इमेज को और ठीक करने के लिए। तो दोस्तों यहीं पे अपना जो सफ़र है ख़त्म होता है ना। काफ़ी देर पढ़ लिया अपन ने। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक टिके रहे। तो किस किस ने वीडियो पूरा देखा है, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर अच्छा ही जाएगा। इन्हीं सवालों को आप बार बार पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ही मिलते जुलते सवाल हैं आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। पेपर खत्म होने के बाद में ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा हुआ पेपर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।